शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग शो में। मैं हूँ सायरा असलम और आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का अच्छा मैसेज अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, सूरह अल बकरा वर्स नंबर 83, वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, से गुड थिंग्स टू पीपल, लोगों से अच्छी बात कहो। जब हम इस वर्स को देखते हैं ना, तो इसमें दिया गया मैसेज और मोटिवेशन समझने के लिए हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम किस तरह से कहाँ तक पहुंच चुके हैं। यानी इस वर्स के अंदर जो मैसेज दिया जा रहा है उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरी इंसानियत के साथ हमने किस तरह से बात करनी है, नरमी से, पोलाइटली, तहम्मुल से, बर्दाश्त करना है, एटीट्यूड से दूर रखना है लोगों को, अपना बिहेवियर ठीक करना है ताकि लोग जो हैं वो इंसानियत बेजार ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग जो हैं अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते, तहम्मुल ख़त्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से रिसेंटली 2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिन्होंने सभी को रंजीदा कर दिया है। यानी जब हम एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे तो इंसान कैसे मिलजुल के रहेंगे। और इसी तरह मैं एक रिपोर्ट चेक कर रही थी 2025 की, जिसके अकॉर्डिंग ये रिसर्च सामने आई कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां वो बड़ा मुल्क है, 5वीं वो स्टेट है जहाँ पर 90% लोग मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। करें इस्तेमाल, आपको हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इसके फ़ायदे हैं। इसको जिस पर्पस के लिए बनाया गया, जिस मकसद के लिए बनाया गया, उस मकसद से ना हटें। इसको अगर हम अपनी तालीम के लिए, हालचाल पूछने के लिए, राबते के लिए, अपनों से दूरी ना रहे ज़्यादा देर, उसके लिए इस्तेमाल करें, अपने बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करें, तो इससे बेहतरीन गैजेट्स और टूल कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बुरा है वो वक्त जो हम बेजा इसके ऊपर सर्व करते हैं, और बुरा है वो लम्स जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को जब वो रो रहे होते हैं, स्पेशली माएँ उनके खामोश करवाने के लिए ना उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं और पेरेंट्स खुश हो जाते हैं कि भाई बच्चे खामोश हो गए, जबकि वो इस हकीकत को नहीं जान रहे होते कि ये जो खामोशी है इसके अंदर कितना बड़ा राज है कि बच्चे उस खामोशी से क्या सीख रहे हैं। क्योंकि आपने बच्चे के हाथ में दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन चीज़ पकड़ा दी है, जिसको अभी अवेयरनेस नहीं है, जो अभी तरबियत के मराहल से गुजर रहा है, उस बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन का होना और आपकी लापरवाही, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते को कमज़ोर करी है। और फिर बच्चे अपनी मर्ज़ी से, अपनी सेंस से, जो उसको सोसाइटी सिखा रही है, ओवरऑल जो चीज़ें फ़ोन के अंदर उनके सामने हैं, वो उसी से सीख के फिर ना बर्दाश्त करना सीखते हैं, ना उनमें तहम्मुल रहता है, और इस तरह से वो इंसान बेजार और माहौल बेजार बन जाते हैं। और इसी तरह मैं जब माजी में जाती हूँ, ये मत सोचिएगा कि आज हम आपको जो है वो इस एहसास में मुब्तला कर रहे हैं कि भाई आप कमज़ोर हैं या आपके ख्वाब छोटे पड़ गए। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ भूल गए हैं। और ये आज का जो प्रोग्राम है आपके लिए रिमाइंडर है कि हम अपने बच्चों को किस तरह से दोबारा अपने साथ अटैच कर सकते हैं। जब मैं माजी में जाती हूँ, माजी की माँ देखती हूँ, तो मुझे वहाँ से बहुत खुशी होती है उनको पढ़ने के बाद, और मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिलती है कि हमसे बड़ा तो कोई ताकतवर है ही नहीं। कि अगर वो माँ चाहे जिसके ख्वाब बड़े हों, जो ये ना देखे कि बच्चा सिर्फ मेरे लिए फ़ख्र बने, वो ये भी साथ में सोचे कि ये बच्चा पूरी उम्मत के लिए फ़ख्र बने, तो उस माँ का बच्चा इमाम भी बनता है और मुहद्दिस भी बनता है। हमारे अर्ली स्कॉलर्स, हमारे मुहद्दिसीन हमारे लिए बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। जैसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह, उनकी वालिदा माजिदा के बारे में मैं पढ़ के हमेशा ये सोच में पड़ जाती होती हूँ कि देखें वो भी एक माँ है
जिसके बच्चे की अगर आंखों की रोशनी चली जाती है तो वो अपने सजदे लंबे कर लेती है, सोना कम कर देती है, अल्लाह के सामने रो रही है कि मेरे तो ख्वाब बड़े थे, मैंने तो बच्चे के लिए कुछ और सोचा था। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उनके रोने की लाज को रखते हैं, बच्चे की जो रोशनी आंखों की वो वापस आ जाती है। यूँ उम्मत को मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहिमहुल्लाह मिलते हैं। इसी तरह इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह, उनके पीछे भी एक बेहतरीन माँ का हाथ है। और इसी तरह इमाम अहमद बिन हम्बल। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो है ना ये इमाम अल्लामा इब्न हजर रहिमहुल्लाह, इनकी तरबियत जिसने की है आप सोच के हैरान हो जाएंगे। ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ ताकि आप वेमन एम्पावरमेंट को देख सकें, आप मोटिवेशन ले सकें। उनकी तरबियत के लिए जो मैदान में उतरी हैं वो उनकी सौतेली बहन है, यानी इमाम अल्लामा इब्न हजर रहिमहुल्लाह जो हैं, उनकी वालिदा माजिदा 4 साल की एज में जब वो थे तो वो इस दुनिया से चली जाती हैं। 8 साल की उम्र में उनके वालिद मोहतरम भी वफ़ात पा जाते हैं। तो फिर वो रिश्ता आगे आता है, सामने आता है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर हमने इसको इमेजिन कर रखा है कि ये रिश्ता कभी सगा हो ही नहीं सकता, यानी हमने सगे और सौतेली 2 लाइनें बना ली हैं। लेकिन उनकी वो स्टेप सिस्टर मैदान में आती हैं, बेसिक जो तरबियत है वो अपने ब्रदर की कर रही हैं और उसके साथ साथ बेहतरीन उस्ताज़ा का एहतमाम करती हैं। इस तरह से उम्मत को अल्लामा इब्न हजर रहिमहुल्लाह मिलते हैं। कहने का मकसद ये है कि औरत अगर अपने ख्वाब बड़े कर ले तो फिर वो उम्मत को इमाम और मुहद्दिसीन देती है। सो अपने आप को कभी भी कम नहीं समझिए, आपके कांधों पर एक बहुत ही बड़ा फरीज़ा है। यानी अगर औरतों की इस्लाह कर ली जाए तो औरतें बेहतरीन मर्द तैयार करती हैं। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है। तो मेरी बात लंबी होती जा रही है, बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा मौजू है वो है माँ और बच्चे का रिश्ता मजबूत कैसे। क्योंकि जो वाक़यात हाल ही में हमारी नज़रों से गुज़रे हैं उसमें कैसे इंसान से बेजार तन्हा जी रहा है, तो ये रिश्ते क्यों अलग हुए, किसने इनको दूर कर दिया, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, कैसे ये फिर से करीब आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल से बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ही रहिएगा। और इस मौजू पर बसीरत भरी गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, मोहतरमा अनिला महमूद साहिबा, जो कि इस्लामिक स्कॉलर प्लस साइकेट्रिस्ट हैं। इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अनिला साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा अनिला साहिबा, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है और हाल ही में कुछ इंसिडेंट भी हमारे सामने आए हैं, तो बीइंग अ मदर, माँ और बच्चे के रिश्ते की मजबूत बुनियाद कैसे बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मौजू हमने मुंतखब किया है गुफ्तगू करने के लिए, ये आज ही नहीं सदियों से मौजू गुफ्तगू है और सदियों तक रहेगा। ठीक है, उसकी वजह एक छोटी सी जाहिर है, इंसान इस दुनिया में आते रहेंगे जी, ख़वातीन इंसानों को पालती रहेंगी, बिल्कुल, और कमी और कोताही होती रहेगी, लेकिन साथ साथ एक बेहतरीन नमूना वज़ा करने के लिए या एक बेहतरीन लाइंस ड्रॉ करने के लिए गुफ्तगू भी जारी रहेगी। बिल्कुल। तो ये कोई ना तो नया मौजू है और ना, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि दिलचस्पी और वक्त की ज़रूरत है, और वक्त की ज़रूरत, वक्त की पुकार है जी। अच्छा, कुछ ऐसे महसूस होता है, अभी आपने पुरानी माँओं का जिक्र किया, तो मैं अगर पाकिस्तान में अपने से 2 जनरेशन्स पहले की माँ का जिक्र करूँ ना, अच्छा, या 1 जनरेशन पहले की माँ का जिक्र करूँ, तो मुझे लगता है कि उनके पास मैकेनिकल असिस्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं थी, मशीनें इतनी ज़्यादा नहीं थी, जी जी, और वो घर के काम में इस कदर शदीद मशगूल थी कि कपड़े हाथों से धुल रहे हैं, मिसाले हाथों से कूटे जा रहे हैं, हर काम हाथ से हो रहा है। इवन बच्चों के वो हाथ से कपड़े भी बुने जा रहे हैं, सिए जा रहे हैं, बुने जा रहे हैं, एग्जैक्टली, और भी मतलब सारा काम तकरीबन हाथ से हो रहा था। जी जी। तो उसके बावजूद हम देखते हैं कि माँ ने उस वक्त तरबियत के लिए ज़्यादा मौक़े तलाश किए जी, और जो अखलाक की पूरे दायरा कार है, या यूँ समझ लीजिए कि जो अखलाक की बुनियादें हैं वो ज़्यादा मजबूत थी,
हमसे पहली जनरेशन में अखलाकी बुनियादें ज़्यादा मजबूत थी, दीनी और तरबियती लिहाज से भी हम देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें मैकेनिकल असिस्टेंस ज़्यादा मिल रही है 2 नस्लें नीचे आके, बल्कि बेशुमार मिल रही है, हमारा हर काम ऑटोमेटिक पे हो रहा है जी बिल्कुल। तो और इसके अलावा भी फाइनेंशियल हमारे पास भी ज़्यादा जो है वो सहूलतें मौजूद हैं, उसके बावजूद कहीं कोई लूप होल रह रहा है, कहीं पे कोई खला है जी, कहीं पे कुछ चीज़ों को एड्रेस करने में ज़रूर कोई कोताही हुई है जी। अच्छा, उसमें मुझे यूँ लगता है कि चूंकि फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एक सबसे बड़ी चीज़ है हमारे पास जो इस वक्त जिससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए था, उसने हमें नुकसान पहुंचा दिया है। ठीक है, अभी आपने बात की है इस गैजेट की, ये गैजेट आया था राब्ते बढ़ाने के लिए, बिल्कुल, इसने राब्ते काट दिए हैं। साथ बैठे हुए इंसान से आपका राब्ता नहीं है, एक सोफे एक कुर्सी के ऊपर साथ बैठे हुए इंसान से आपका वो मतलूबा राब्ता नहीं है, आप अपनी दुनिया में गुम है, वो भी अपनी दुनिया में गुम है, ये उससे भी बड़ी एक बात। तो ये अभी इसलिए हमें जो जिस देखें और बेफायदा, मतलब बसा औकात हम घंटों बेफायदा किसी ना किसी एक्टिविटी में इस गैजेट के ऊपर या इन गैजेट्स के ऊपर गुजार रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जिन चीज़ों का से हम कोई फायदा नहीं उठा रहे होते ना, वो चीज़ें हमसे फायदा उठा रही होती हैं। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये या तो कुछ ऐसे यूं कह सकते हैं कि कुछ एजेंडाज ऐसे थे जिन्होंने हमें दूर किया। बहरहाल गुफ्तगू सारी इसी तरफ निकल जाएगी। हमें आज की इस पे जो मौजू है जी। इस पे जो असल चीज़ सोचने की है वो ये कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त इंसान को तख्लीक किया, खुद तो खुद को पर्दा गैब में छुपा लिया, तो जिसके हाथ ये सबसे खूबसूरत मखलूक की वो माँ है, जिसके सुपुर्दारी में दिया वो माँ है। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा जो सबसे पहले अपनी सोसाइटी में देखने की जरूरत है ना, वो मदरहुड को ग्लोरीफाई बहुत किया गया है, उस पे अफसाने, उस पे कहानियां, उस पे नज़में, उस पे शेर, लेकिन एक्चुअलाइज नहीं किया गया। ठीक है, तो हमें एक्चुअली ये कि माँ को, आप देखें कौन सा इंस्टीट्यूट है जो औरत को मदरहुड से पहले माँ बनना सिखाता है? हमारे पास कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं रहा जो बाकायदा ये तरबियत दे, जो औरत का इस अगर हम जब औरत की बात करते हैं, औरत की अजमत की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले यही बात करते हैं कि अल्लाह ने औरत को माँ बनाया, लेकिन माँ बनना इंसानों ने उसको नहीं सिखाया। ये एक हमने खुद से सोच लिया कि वो औरत अपनी माँ को देख के शायद मदरहुड सीख जाएगी, हालांकि उसकी माँ का दौर पुराना था, उसका दौर नया दौर है। ऑन द लाइटर मोड मुझे बड़ा मजे का एक मैसेज कल ऐसे नजरों से गुजरा, तो मुझे बड़ा वो आपके इससे रेलेवेंट लगा कि आज की माँ कल अपने बच्चे को कहा करेगी, जैसे हमारी माएँ कहती है ना कि हमने तुम्हें रातों को जाग जाग के पाला, हमने तुम्हें इतनी मुशक्कतें उठा के कहा, तो आज की माँ कल अपने बच्चे को कहेगी कि देखो मैंने तुम्हें इतने इतने घंटे ऑफलाइन रह के पाला। ओहो। तो बात वाकई ये है कि उसको ऑफलाइन होना पड़ेगा कुछ अर्सा, और ऑफलाइन किन चीजों से होना पड़ेगा। असल मसला हमारे इसी पेरेंटिंग कोड में है, यानी हमने अपने बच्चों को, मैं सिर्फ औरत ही को नहीं मर्द को भी, यानी हमारे यहाँ कोई इदारा ऐसा नहीं है जो वेल ओरिएंटेड पेरेंटिंग सिखाता हो, या जो पेरेंटिंग के वो असल जो मकासद हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हैं कि इंसान को तख्लीक जाहिर है अल्लाह ने तख्लीक करके सपोर्ट किया है, किस लिए? कि उसकी तरबियत की जाए। बिल्कुल, उसकी तरबियत किन दो मिनहाज के ऊपर की जाए कि उसको खलीफातुल अर्ज का किरदार अदा करना है, उसको इंसानी माशरे में इंतहाई सूदमंद किरदार अदा करना है जी, और उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन उम्मती बनना है। आप मुझे बताइए आपका कौन सा इदारा ऐसा है जिसमें आपकी बच्ची को ये 3 मजमून पढ़ाए जाते हों, जिसमें आपकी शादी के इदारे में उतरने वाली बच्ची को ये बताया जाता हो कि इसके बाद जब तुम्हारे सामने एक इतना बड़ा चैलेंज आता है उसमें तुमने क्या करना है। ठीक है, हम हाथ पांव मारते हैं इधर उधर और जो समझ आता है वो कर गुजरते हैं और सीखते जाते हैं साथ बस सीखते हैं साथ साथ समझते हैं, और सिखाने वाला फिर कौन है? गो बैक टू दिस गैजेट। ठीक है, तो अब मसला सिर्फ यही है कि हमें इस
पेरेंटिंग मोड को खसूसन औरत को सिखाने के लिए पूरे मुआशरे को इस वक्त मिल के इस मौजू के ऊपर बार बार गुफ्तगू करनी होगी। ठीक है, उसमें जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो ये कि औरत को के माँ बनने को ग्लोरीफाई बेशक करें, बेशक उसको अजमत के उसके तराने जरूर गाएं, लेकिन उसको इज्जत दें। माशरा उसके माँ, उसकी मदरहुड को इज्जत दे। कैसे इज्जत? मैं बता रही हूँ, इसलिए कि हमारे यहाँ पहले बच्चे तक तो फिर भी थोड़ा सा कबूलियत भी होती है और वो एक सोशल प्रेशर होता है कि जी ये एक इम्तिहान है, इससे औरत गुजर जाए तो वो पास हो गई है। अच्छा, लेकिन मदरहुड जैसे ही दूसरे तीसरे चौथे बच्चे की, और साथ ही तेवरियां बनना शुरू हो जाती हैं, साथ ही जो है वो उसके लिए सहूलतें खत्म हो जाती हैं। उसके लिए आप देखें, माँ बनने की वजह से औरत को कितनी सहूलत मिल रही है इस माशरे के अंदर? कोई सहूलत नहीं मिल रही। वो अपने पूरे इस किरदार को अदा करने में चार चार चौमुखी लड़ाई लड़ रही है, चार चार महाजों पे लड़ रही है, लेकिन उसको ना तो एहतराम दिया जाता है मदरहुड के लिए, ना उसकी इस मदरहुड को के लिए उसको जो है ना वो इनामात दिए जाते हैं। जो आपको मालूम होगा कि मगरबी माशरों में जहाँ पे वो अपनी एक मुहिम चला चुके बर्थ कंट्रोल की, उसके बाद जब बहुत शिद्दत से अब उनकी आबादी कम हो रही है, तो उन्होंने बाकायदा इंसेंटिव्स रखे हैं। अच्छा। मदरहुड के लिए। ठीक है, उन्होंने बाकायदा वजीफे मुकर्रर किए हैं मदरहुड के लिए। उन्होंने बाकायदा औरत अगर वर्किंग प्लेस के ऊपर है तो उस वर्क प्लेस के ऊपर उसको बच्चे को दूध पिलाने की, उसकी नर्सरी अलग है, उसका वहां पे डे केयर अलग है बच्चे के लिए, उसको बाकायदा मैटरनिटी लीव जो है वो पहले और बाद में, पोस्ट मैटरनिटी, प्री मैटरनिटी। आप देखें ये मगरबी मुआशरे हैं, ये हमारे मुआशरे को होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखें कि आपकी सोसाइटी में कैसे कहाँ दिए जाते हैं इतने इंसेंटिव। अच्छा अनिला साहिबा, सोसाइटी की बात तो बाद में है ना, इस्लाम तो ये सारा कुछ सिखा रहा है। यानी कि हमारे इस्लाम ने ही तो बताया है कि जो माँ की गोद है, माँ की लैब है, वो तो फर्स्ट उसके इंस्टीट्यूट है बच्चे का, दरसगाह है। बिल्कुल, इसके ऊपर तो हम बहुत अभी आगे इंशाल्लाह, हमारे पास काफी वक्त है, इसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ सोसाइटी का जो सबसे पहले, यानी देखिए मुझे पता है ना, हमारे जैसे बहुत दो बड़े बड़े पेशे थे, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। अनिला साहिबा, अभी आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, यहीं से हम इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग शो में अगेन आप सबको वेलकम। और हमें हमारी एक और कैपेबल गेस्ट ने ज्वाइन कर लिया है और वो है मोहतरमा सबा भट्ट साहिबा। और इनका तारुफ़ करवाती चलूँ, ये हैं CEO IM एम्पावर्ड मास्टर लाइफ कोच। इनको प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबा साहिबा, कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा आपका आज का सफ़र? काफ़ी अच्छा रहा, और जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग मी। और इतने अच्छे टॉपिक पे मैं भी इनको भी सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा अनिला साहिबा, जो हम बात कर रहे थे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। जी, मैं बात कर रही थी कि मदरहुड को किस तरह अहमियत दी जाए जी, ताकि ख़ातून को ये लगे कि उसको सारी दुनिया छोड़ के ये काम करना है। इस जैसे एक बच्ची को पता है ना कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्यों कि आपका मुआशरा उसको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स देता है, हर तरह के इंसेंटिव्स देता है, और उसकी एक से है सोसाइटी के अंदर। इसी तरह अगर औरत को पता हो ना, बच्ची को पता हो, लड़की को पता हो कि अल्लाह ताला ने मुझे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस बड़े फरीज़े के ऊपर मुझे बिठा दिया है,
और वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने खुद बनाया, उसके अंदर अपनी रूह फूंकी, और वो रूह फूंकने के बाद अल्लाह ताला ने उसकी तरबियत का जिम्मा, उसकी परवरिश का जिम्मा, उसकी जिस्मानी परवरिश का, उसकी जहनी परवरिश का, उसकी नफ्सियाती परवरिश का जिम्मा मुझे अता किया है। तो यकीन करें कि ख़वातीन इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो से इस फरीज़े को सर अंजाम दें। आप देखें कुछ चीज़ें हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा एड्रेस करने वाली हैं, जिसमें ये सबसे ज़्यादा बड़ी कमी या कोताही मुझे महसूस होती है। अच्छा, फिर उसके बाद यकीनन हर माँ को पता है कि उसने एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है। किसी भी माँ से पूछ लें, वो खेतों में काम करने वाली है, वो भट्टे पे ईंटें बनाने वाली है, वो घरों में काम करने वाली है, या वो किसी इंस्टीट्यूट की CEO बन के बैठी हुई है, किसी से भी पूछ लें, वो कहेगी कि मैंने अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना। बिल्कुल। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अच्छा इंसान? ये डिफरेंट है। तो हमें ये कुछ चीजें हैं जो वैल्यू सिस्टम हमें बनाना है अपनी सोसाइटी में, जहाँ पे हम बहुत लैक कर रहे हैं। ये भी आपने गुफ्तगू की तो शर्म आती है कि ये हमारा पाकिस्तानी माशरा था, ठीक है, और ये हमारा पाकिस्तानी माशरा है, देखने को दिल नहीं कर रहा। मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना खामांगश्त बदंदा है, इसे क्या लिखिए, नातिका सरबा गिरेबा है, इसे क्या कहिए, कि अब कुछ समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये मौजूआत बहुत ज्यादा इस वक्त अहमियत के हामिल हैं। जो बच्चे पैदा कर चुके हैं, जो बच्चे बड़े कर चुके हैं, उनके लिए भी ये बिल्कुल यकसा अहमियत के हामिल मौजूआत हैं। तो कि माँ सबसे बेहतरीन, सबसे की रोल प्ले कर सकती है, और सबसे ज्यादा जो असर है जिस किरदार का बच्चे की परवर, इंसान के ऊपर गहरा किरदार, गहरी छाप, वो एक माँ की होती है। 24/7 बच्चे के साथ है, बहुत बड़ा अहम किरदार है। लेकिन एग्जैक्टली इसीलिए माँ को ये हुक्म दिया गया था कि वक़्तरना फी बुयूतिकुन। उसका मतलब ये नहीं था कि घर में कैद होके बैठ जाओ, उसका मतलब ये था कि घर का महाज संभालो भाई, करो जो सलाहियतें तुम्हारे अंदर हैं उनसे भरपूर फायदा खुद भी उठाओ, मुआशरे को भी उठाने दो, सूदमंद बनो मुआशरे के लिए अपनी सलाहियतों के साथ। लेकिन जो असल बात है वो ये कि घर के महाज के ऊपर तुम्हारी एक लम्हे, एक सानिये के लिए भी कोई कोताही ना हो। असल चीज ये इस जो महाज की पकड़ाई गई है, या जो पोस्ट पकड़ाई गई है, वो ये है। तो इसलिए हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा गहरी गुफ्तगू करने की जरूरत है। इसीलिए तो कहा जाता है ना, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। वो माँ हो सकती है, बहन, बेटी, बीवी। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जिंदगी की, और ये एक मर्द ही की बात हम नहीं करेंगे, हम एक औरत की भी बात करेंगे, क्योंकि माँ तो दोनों को पालती है, ठीक है। और वो नफ्सियाती लिहाज से जितना ज्यादा तवाना मर्द और औरत को पालेगी, बेटा और बेटी को पालेगी, उतना ही ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करेगी अपनी सोसाइटी के अंदर। और जैसे हमने इससे पहले अभी ऑफ द रिकॉर्ड हम बात कर रहे थे कि किस तरह से नफ्सियाती, जहनी और जिस्मानी लिहाज से तंदुरुस्त नस्ल को पालना है, तो उसके ऊपर आज हम सारे पहलुओं के ऊपर गौर करने की जरूर कोशिश करेंगे। जी, एग्जैक्टली। अच्छा सबा साहिबा, आज की माँ जो है, अभी अनीला साहिबा ने बताया कि वो कैसे मसरूफ़ हो गई है और बच्चे जो हैं वो भी इग्नोर हो रहे हैं। तो माएँ अपने काम, अपने वक्त और बच्चे, इनकी तरबियत को लेके इनमें तवाज़ुन कैसे अब पैदा करेगी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 7 इयर्स आप अपने बच्चों को अपने साथ रखें, फिर 7 इयर्स जो है फिर उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, उसको थोड़ा सा सिखाया जाए, और उसके बाद के जो 7 साल है वो उसकी ग्रोइंग एज होती है। अगर देखा जाए तो बीज बोना जो है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जो पहले 7 इयर्स हैं जी। हमेशा जब हम बीज बोते हैं तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन फिर एक ग्रोइंग एज जब आती है बच्चे की, तो उसके बाद जो हमने उस 7 सालों में उसको सिखाया हुआ होता है वो इनकलकेट होता है, और एंड पे फिर फल खाने का टाइम तब आता है जब वो इंडिविजुअली सोसाइटी में मूव करते हैं। तो ये अगर हम फ्रेमवर्क ले लें तो हम चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। अब माएँ, क्योंकि अब सब चीज़ें करियर ओरिएंटेड हो गई हुई हैं, जिस तरह अभी ये बात कर रही थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो जो हमें फ्रेमवर्क दिया है वो यही है कि आप बैलेंस करें चीज़ों को। क्योंकि पेरेंटिंग जो है ना वो 4 एस्पेक्ट्स पे है। एक तो ये है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पहली चीज़ है कि अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया है इसके लिए। बिल्कुल। हर औरत माँ नहीं है,
तो जिसको अल्लाह ताला ने माँ का दर्जा दिया तो उसका मतलब है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है डिसिप्लिन पैदा करना, क्योंकि पेरेंटिंग की भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कुछ माएँ होती हैं वो डिसिप्लिन के अलावा बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा देती हैं कि फिर वो डिसिप्लिन है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती। कुछ लोग हैं फिर वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कर रहे होते हैं लेकिन बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फ्रेमवर्क दिया है ना, उसको अगर हम समझना चाहें तो हम उससे समझ सकते हैं जो हज़रत हाजरा का किस्सा है, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह ताला ने उनको कहा कि वो वहाँ से मूव करें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ। और जब वो गई तो आजकल माओं का यही होता है कि हमें हमारे जो शोहर हैं वो पेरेंटिंग में रोल प्ले नहीं कर रहे, जबकि हज़रत हाजरा ने इस सिचुएशन को भी हमें बताने का मकसद यही है कि उन्होंने अकेले पेरेंटिंग की थी अपने बेटे की, और ऐसी पेरेंटिंग की थी कि जब उनके बाप वापस आए उन्होंने कहा मैं आपका सर कलम करना चाहता हूँ, ऐसा मैंने ख्वाब में देखा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो अब अगर हम उस फ्रेमवर्क को देखें तो हमें पता चलेगा जो पहले 7 साल थे ना, उसमें ताल्लुक जोड़ा गया था अल्लाह ताला के साथ, और हम जोड़ रहे हैं मोबाइल्स के साथ। जिस तरह भी ये थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि अगर माँ बिजी है तो ये कहेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसा करते हैं कि मोबाइल्स दे देते हैं या उनको किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में डाल देते हैं कि हमारा बोझ कम हो सके। तो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बीइंग अ मदर, मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह, और मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं रन कर रही हूँ। इसके अलावा डिफरेंट कोचिंग सेशंस, क्लाइंट्स ये भी कर रही होती हूँ। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व ताला को जब हम अपनी लाइफ में शामिल करते हैं तो हमारे वक्त में भी बरकत आती है और बैलेंस भी आता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बात बहुत ज़्यादा इंसान को ना शेक कर देती है वो ये है कि जो एज आज बच्चे की है ना, माँ की गोद वाली, माँ के लम्स वाली, माँ ने उसको अपने साथ अटैच करना है, वो चाइल्डहुड वही एज है ना, यानी 7 साल से भी पहले बच्चे को अटैच करना है। उस दुरानी में माँ क्या करी है कि बच्चा रो रहा है तो उसको फ़ोन की स्क्रीन पकड़ा दी जाती है, और इस तरह वो दोनों मुतमईन हो जाते हैं ना, बाबा भी और माँ भी, कि ये देखें बच्चा खामोश हो गया। उनको ये नहीं समझ आ रही है कि बच्चा जो खामोश हुआ उस खामोशी में वो सीख क्या रहा है, और इस तरह से बच्चे जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जी अनिला साहिबा, बच्चों को जैसे कि अभी ये बात हो रही थी कि उनको अपना लम्स नहीं देती हैं, तो बच्चों को साथ लगाना, उनको हग करना, प्यार करना, उनको वक्त देना, ये बच्चे के ऊपर क्या असरार डालती हैं ये चीज़ें? अच्छा, ये तो साइकोलॉजी भी बताती है, न्यूरोलॉजी भी बताती है जी कि लमस माँ का जो है वो बच्चे के अंदर 2-3 तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ करता है। डोपामिन रिलीज़ करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करता है, जिससे जो है वो सेरोटोनिन रिलीज़ करता है, जिससे ये हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, लव हार्मोन्स कहलाते हैं। तो जैसे ही माँ अपने साथ लगाती है बच्चे को तो उसके अंदर ये बाकायदा उसका दिमाग जो है ये रिलीज़ करता है। अच्छा, वैसे और फिर जाहिर है कि वो बच्चा खुश होता है। इसके लिए मैं आपको ना एक मंजर थोड़ा सा विजुलाइज कराना चाहूँगी। आप देखें कि एक अंधेरा कमरा है, बच्चा उसमें अकेला रो रहा है, आप दरवाज़ा खोल के खड़ी हो जाएं और जाके उसको कहें खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। नहीं होगा, ठीक है, आप या हो जाएगा? सवाल कर रही हूँ आपसे। अच्छा, होगा? नहीं होगा? नहीं, उसे माँ की जरूरत नहीं है तो होगा। रो रहा है। अच्छा, अब आप उसको बगैर कुछ कहे उठाते हैं, साथ लगाते हैं, प्यार करते हैं, चूमते हैं जी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बच्चा लम्हों में न सिर्फ खामोश हो जाता है बल्कि हंसना शुरू कर देता है, मुस्कुराना शुरू कर देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रेसिडेंट है इस चीज़ का कि ये फिजिकली इंसान को जो है ना वो माँ का लमस जो है, और जो बच्चे माँ के लमस से महरूम हो जाते हैं वो यकीनन इस बहुत बड़ी नफ्सियाती सपोर्ट से महरूम हो जाते हैं। तो उनके लिए किसी अल्टरनेट लमस का बंदोबस्त अगर हो, जैसे कोई नानी, दादी, फूफी, चाची, ताई कोई पालती हैं और वो साथ लगाती हैं, तो बहरहाल ये इंसानी ज़रूरत है कि वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो माँ की गोद से। अच्छा, आपने बोला कि शुरू के सालों में, मैं आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट भी ये बता रही हूँ कि ये अनटिल अनलेस मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी, माँ का लमस हमेशा इनाम है। बिल्कुल, माँ, आप बड़े हो जाते हैं तो जाहिर है वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं,
तो जिस चीज के लिए इंसान सबसे ज्यादा तरसता है वो माँ का लम्स होता है। आप किसी बाहर के मुल्क में चले जाते हैं या किसी दूसरे घर में चले जाते हैं, तो जिस चीज को आप सबसे ज्यादा मिस करते हैं वो माँ का लम्स होता है, माँ की आवाज होती है। ये दो चीजें हैं जो बच्चा जो है वो प्रीनेटल अभी दुनिया में आने से पहले जिनको वो पहचान जाता है। माँ की आवाज को भी बच्चा पहचानता है पैदा होने से पहले, और माँ के लम्स को भी पहचानता है, आखिर वो उसके जिस्म का हिस्सा रहा होता है। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत इनको अब ये वो वक्त आ गया है कि हमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा खोल के बात करने की जरूरत है कि लेकिन इसके लिए देखें वो माँ, एक तो मोबाइल को हम बहुत ही ज्यादा कर्स कर रहे हैं, एक तो ये एक वो माँ है जो मोबाइल के अंदर मसरूफ है, कामों के अंदर भी मसरूफ है। मुझे लगता है कि शुरू के चंद सालों में खातून के ऊपर से घरेलू कामकाज का भी बोझ बहुत कम कर देना चाहिए कि वो सुकून से दूध पिलाए, क्योंकि ये भी एक बहुत, क्योंकि दूध पिलाने वाली माँ को अमूमन कहा जाता है कि ये क्या कर रही है, फारिग बैठी हुई है। अमूमन हमारे घरों में, खासतौर पे जॉइंट फैमिलीज में ये कहा जाता है और बड़ी तंज से ये बात फरमाई जाती है, और मैंने बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों को ये बात करते हुए सुना है। और मुझे बहुत दुख होता है कि वो इस दुनिया का सबसे कीमती काम कर रही है। माँ के दूध का एक एक कतरा पूरी इंसानियत के ऊपर कर्ज होता है। जी बिल्कुल। जो वो सारा वक्त, सारी जिस्मानी तवानाइयां, सारी नफ्सियाती तवानाइयां लगा के, आपको मालूम होगा कि जिस वक्त माँ दूध पिला रही होती है तो उसकी अपनी नफ्सियाती कैफियत, आपको पोस्टमार्टम ब्लूज का भी पता होगा, ठीक है, बसा औकात वो शदीद डिप्रेशन से गुजर रही होती है बच्चे की पैदाइश के बाद, लेकिन उसमें वो जिस चीज से सबसे ज्यादा खुशी हासिल करती है वो यही होती है कि वो बच्चे को अपना दूध पिला रही होती है। और उसको जब माशरा जो है वो प्रेशराइज करता है, सोशल प्रेशर उसके ऊपर होता है, तो जाहिर है कि उसकी इस बहुत बड़ी खिदमत का जो है वो रंग बदल जाता है। तो हमें इस लिहाज से भी बहुत मदद करने की जरूरत है। तीसरी चीज ये कि माँ को खुद ये एहसास हो कि उसने अपने लम्स को इनाम के तौर पे देना है जी, हमा वक्त इनाम के तौर पे देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये तो मैं तो पेरेंटिंग के सेशंस में भी ये बात कहती हूँ कि हमेशा जी बच्चे के बड़े होने तक अपने लम्स को इनाम के तौर पे इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दुनिया में, कायनात में इंसान के लिए सबसे बड़ा इनाम है माँ का लम्स जी। तो ये कि आप हर वक्त मयसर ना हो, खसूसन जैसे अभी ये भी बात कर रही हैं और आप भी बात कर रही हैं कि हम अब मसरूफ माएँ हैं, ठीक है, तो फिर हर वक्त मयसर नहीं है आप, तो उसमें फिर आप इसको जरूर महदूद करें, लेकिन बच्चे को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि मैं जब भी कोई अच्छा काम करता हूं जी, मुझे ये लम्स इनाम के तौर पे मिलता है, मुझे बड़ी हिम्मत मिलती है, बच्चा हारा हुआ भी आए ठीक है, हाँ, अपने आप को तस्लीम नहीं करता हारा हुआ। क्योंकि अभी आप इब्तदाई सालों की बात कर रही थी मेरे साथ ऑफ द रिकॉर्ड, तो मैं यही बताना चाही थी कि ये वो साल हैं जब हम क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देखते हैं तो जितने फोबियाज हैं वो इन्हीं सालों में डेवलप हुए होते हैं, जितने फियर्स हैं वो इब्तदाई सालों में डेवलप होते हैं, और ऑन द अदर हैंड जितनी सलाहियतें हैं वो भी इन्हीं इब्तदाई सालों में, जितना कॉन्फिडेंस है वो भी इन्हीं इब्तदाई सालों में डेवलप हुआ होता है। और जितना आप चाहें बच्चे को इनकॉन्फिडेंट बना देते हैं, जितना आप चाहें कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। ये जो हमारा साइकोलॉजी के चंद स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, उसमें एक स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरिज्म है, किरदारियत। वो कहते हैं आप बच्चे को जो चाहे बना सकते हैं जी, वो कहते हैं जो चाहे बना सकते हैं, और उसमें आप सिर्फ ये कि आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने बनाना क्या है, बिल्कुल। तो ये चीजें हमारे पास डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए। दूसरा ये कि इस बात की अहमियत को पूरी सोसाइटी को माँ समेत समझना चाहिए कि सिर्फ मर्द ही नहीं, वो औरत को भी पाल रही है, और वो उस औरत को पाल रही है जिसने मुस्तकबिल में फिर माँ बनना है, फिर इसी इंस्टीट्यूट को संभालना है। तो इसलिए हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी बहुत ज्यादा, आज की माँ के ऊपर ये बहुत ज्यादा गहरी जिम्मेदारी है कि वो ये सारे जो खसूसन 4-5 बड़े पेरेंटिंग के वो बताते हैं, मॉडल्स बताते हैं, उन सब का ब्लेंड इस्लामिक तालीमात की रोशनी में तैयार करें, जिसमें हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी होगी,
आप दौड़ के अपने बच्चे की हर उसमें मदद भी कर रहे होंगे, अथॉरिटेरियन भी होगी, अथॉरिटेटिव भी होगी, कहीं पे आपको अथॉरिटेटिव होना पड़ेगा, कहीं आपको अथॉरिटेरियन होना पड़ेगा, ठीक है, तो हेल्पफुल होना पड़ेगा। तो ये इन सब का एक खूबसूरत ब्लेंड आपको तैयार करना है। ज़रूर। अच्छा सबा साहिबा, अभी अनिला साहिबा यही कितना प्यारा बता रही हैं, कितने अच्छे से पेरेंटिंग कर रही हैं कि अब ये जो माएँ हैं किस तरह से कॉमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने रिश्ते को बच्चे के साथ मज़ीद इन्हेंस कर सकती हैं, इसके बारे में हमारी मदर्स को बताइएगा। अच्छा, सबसे पहले तो जो बात अभी हम जिन इतनी देर से जो बात कर रहे हैं वो पेरेंटिंग पे कर रहे हैं और मदरहुड उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आजकल का जो माशरा डेवलप हो रहा है ना, वो इस चीज़ पे हो रहा है कि पेरेंटिंग को एक बोझ समझा जाता है कि चलो ठीक है, इसके लिए हम सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं और पेरेंटिंग के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर इसको डीप डाउन देखा जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अगर जिस तरह मैंने पहले भी बात की, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो ये एक इबादत है। क्योंकि जो चीज़ अल्लाह की तरफ से हमें एहकाम के तौर पे आई है, तो इसका मतलब यही हुआ कि वो एक इबादत का फरीज़ा है जो हम उसको अंजाम दे सकते हैं जी। तो अगर हम ये समझ के करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ विद अस और वो उन्होंने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो एक तो हम एम्पावर होंगे इससे कि मेरे क्रिएटर ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम लोग ये सोचते रहेंगे ना कि ये स्टाइल अपना के देखते हैं या ये करके देखते हैं, तो ये पिक एंड चूज़ नहीं है पेरेंटिंग में। पेरेंटिंग में ये है कि आप अपने बच्चे के साथ, जिस तरह इन्होंने कहा कि टाइम स्पेंड करें, टाइम स्पेंड करने के बाद आपको पता चलेगा कि अगर आपके दो बच्चे हैं ना, दोनों की तरजीहात अलग हैं, दोनों की मसरूफियात अलग हैं, दोनों के शौक़ अलग हैं, तो एक माँ को पता होना चाहिए कि वो अपने बच्चे के साथ कैसे डील करेगी जी। अब इसमें आप कह रही हैं कि कौन सी वो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जिसमें हम बच्चों को अपने साथ मिल के जो कर सकते हैं। जी जी। सबसे पहले तो जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने से पहले हमें मिल के नमाज की अदायगी, सुबह शाम के अज़कार की अदायगी, फिर इसके अलावा बच्चों को जब हम लोग इतनी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, आजकल हर चीज़ की सेलिब्रेशन है, तो जब रमज़ान आता है तो उसकी सेलिब्रेशंस कि अब ये हम रोज़ा रखने लगे हैं, ये रोज़ा खोलने लगे हम, जब ये चीज़ें आप बच्चों को सिखा देते हैं तो माशरे में तो सर्वाइव करना एक अच्छी ही चीज़ होती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनाना चाहते हैं कि वो किसी चीज़ में कामयाब हो जाए। लेकिन असल चीज़ पेरेंटिंग में मुकम्मल इंसान बनाना है, जिसकी शख्सियत, जिसके माइंड, जिसका बॉडी, हार्ट, उसका सोल सारा अलाइन हो और वो बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव हो। तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो, जिस तरह ये भी बता रही हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हैं और मैं भी साइकोलॉजी की फील्ड में हूँ, तो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसको आप इमोशनल बॉन्डिंग कहते हैं, जिसमें ये कि आप स्टोरी टेलिंग के ज़रिए उनको बता सकते हैं, आप मिल के कुछ एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं, स्टोरी टाइम, खाने के वक्त आप जब बैठें तो छोटी बातचीत कर सकते हैं। और 2-3 टाइम ऐसे होने चाहिए जब आप आपके बच्चे किसी मसरूफियत से आएँ तो आप उनसे ज़रूर पूछें कि वो कैसा दिन गुजार के आए जी। क्योंकि एक बहुत दिन का हिस्सा जो है बच्चे स्कूल्स में गुजार कर आते हैं, तो जब वो घर आएँ तो आप उनके साथ ज़रूर ये बात करें कि कैसा आपका दिन रहा था, क्या चैलेंजेस थे, और लाइट टोन में। और जिस तरह अभी डिफरेंट पेरेंटिंग की बात हो रही थी कि एक हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी है, और वो भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होती है कि आप बच्चों की हर चीज़ पूरी कर रहे हो। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और अगर हम शुरू में ही वो एक्टिविटीज़ प्लान नहीं करेंगे, तो जब वो एज बढ़ेगी तो हम लोग जनरेशन गैप तो वैसे ही रहता है, तो एक और ज़्यादा गैप जो है ना वो आ जाएगा उसमें। अच्छा, ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, यहाँ से ही आपको अच्छा मैसेज मिल चुका होगा कि यू आर द बेस्ट टीचर फॉर देम। आप सबसे अच्छे टीचर हो अपने बच्चों के लिए। माँ की जो गोद है बच्चे की सबसे पहली दरसगाह है। इस पे बार बार इसलिए बात की जा रही है कि खुदा के लिए जो आपका बच्चा है उसको अपने आप से दूर न करें, वरना जो हाल ही में इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, वो मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे और उनको हम नहीं रोक पाएंगे। उनकी रोकथाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये जो गैप आ चुका है रिश्तों में, इसको ख़त्म करें। और मज़ीद एस्पेक्ट्स पे हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। अभी वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ब्लेस्ड फ्राइडे मॉर्निंग शो और मैं हूं आपकी होस्ट सायरा इस्लाम। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माँ और बच्चे के रिश्ते को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। अभी हमें हमारी एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो कि मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन डॉक्टर सलमा अंबर साहिबा हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उन्हें प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है माँ और बच्चे का रिश्ता कैसे मजबूत हो। हाल ही में कुछ इंसिडेंट भी हमारे सामने आए हैं और इसी तरह माँ और बच्चे ये दोनों रिश्ते स्क्रीन्स में गुम हो चुके हैं। तो अब ये दोनों जो हैं डिजिटल दौर में अपने मौसर कम्युनिकेशन के ज़रिए रिश्ते को कैसे मौसर बना सकते हैं? ये जो बात आपने की है कि स्क्रीन में गुम हो गए हैं माँ और बच्चा दोनों ना, जी, तो वो तो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी नहीं पूरी दुनिया ही जो टेक्नोलॉजी के आने के बाद उसमें गुम हो चुकी है ना। जी, आई मीन बिजी स्केड्यूल्स है और उसके अलावा हमारा जो लाइफस्टाइल है ना जी, बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले तो था ना कि माँ सुबह उठी है, नमाज पढ़ी है, ब्रेकफास्ट बनाया है, सारे बच्चे उठे हैं, जैसे हमारा मसलन के जनरेशन के लोगों का था, बच्चों को स्कूल भेजा है, ये सारा कुछ किया है। अब कम्युनिकेशन क्या हो रही है, माँ बाप उठे हैं सुबह, सबसे पहले उन्होंने अपने जो है ना जल्दी, क्योंकि आजकल का जो हमारा ये है मुल्क में जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, अब हर बंदे को तो काम करने की जरूरत है। बच्चे देखते हैं कि माँ उठती है, वो भी तैयार हो रही है, बाप भी तैयार हो रहा है, सारा कुछ है, बच्चों को डे केयर छोड़ रहे हैं। तो ये जो हमारी इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स है ना, मुझे लगता है सायरा, इसने हमारी जो क्या कहना चाहिए लाइफस्टाइल है, जो हमारी नॉर्म है, जो हमारी रवायात है, उसको ना बुरे तरीके से मुतासिर किया है। जी, माँ का लफ्ज तो बनना ही मोहब्बत से है ना। माँ के रिश्ते के बारे में तो किसी को कोई डाउट है ही नहीं है। जी, वो बेशक माँ का किरदार जानवरों में हो, परिंदों में हो या इंसानों में हो, जी, उसके अंदर एक खलूस, एक प्यार, एक मोहब्बत, वो तो एक इनबिल्ट चीज है ना। उसके अंदर तो किसी उसके बारे में तो कोई दो राय ही नहीं है। अब ये कम्युनिकेशन हम इसी तरीके से बेहतर बना सकते हैं कि माएँ जो है वो बच्चों को, आजकल की माँ के पास टाइम नहीं है क्योंकि उसे टिकटॉक भी बनानी है, उसे सोशल मीडिया पे जो डिजिटल मीडिया पे पोस्ट भी लगानी है जी, और उसके साथ उसे बाकी काम भी करने हैं। तो इसी तरीके से फिर बच्चों के साथ उसका जो रिश्ता है, रिश्ता तो मैं नहीं समझती, ये मैं नहीं मानती कि बच्चे के साथ माँ का रिश्ता कभी कमजोर हो सकता है, क्योंकि ये तो फिर जो है ना माँ के वजूद की नफी हो जाएगी। लेकिन ये है कि ये सारे के सारे जो हमारा लाइफ पैटर्न चेंज हुआ है ना, उसने इसको मुतासिर किया है। तो इसके लिए जरूरी है कि हमसे, जैसे आपका प्रोग्राम है, आप सेंसिटाइज कर रहे हैं आज से माँ बच्चे की जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर, तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि माँओं को जो है हम एक अवेयर कर सके, उनको सेंसिटाइज कर सके, उनकी जो कोई कमियां हैं, कोताहियां हैं, उनको बता सकें कि अगर ये रिश्ता कमजोर होगा तो उसके नुकसानात क्या होंगे। यानी आज की माँ को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना कि जो आज थोड़ी सी वक्ती तंगी हो रही है अपनी एक्टिविटीज़ को छोड़ के, ये कल की तंगी से कहीं कम है। ये जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं उससे बड़ी तंगी और क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। और माँओं को ये भी सोचना चाहिए कि जो आज के बच्चे हैं वो कल के माँ बाप हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे जो माँ बाप थे हमारी जनरेशन के, या हम जो है, इसका मतलब ये है कि हमारे माँ बाप तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें रवायात भी दी, नॉर्म दी, वैल्यूज दी, सारा अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे, और हमारे जो बच्चे हैं वो अपनी आने वाली नस्ल को क्या देंगे। जी। तो ये माओ की बहुत तरबियत बहुत जरूरी है, और माओ की तरबियत वही जो बच्चियां हैं आज की, वो कल की माएँ हैं। तो ये बड़ा खतरनाक सा दौर है सायरा जिसमें से हम गुजर रहे हैं। I mean, हर बंदा जो है डिजिटल मीडिया, हमें जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में उसको हेड कर रही हूँ, और यहाँ पर हम इस तरह की स्टडीज करते रहते हैं ना। तो बच्चों से जब हम पूछते हैं कि आप सबसे पहला काम क्या करते हैं, तो आप यकीन करें छोटा बड़ा, मतलब कोई
जिस तरीके की किसी का बिलीफ है, जो भी है, वो कहते सबसे पहले हम अपना मोबाइल फोन चेक करते, सोशल मीडिया चेक करते। अच्छा। ये एक ऐसी एडिक्शन है जिससे किसी को कोई जो है ना वो नहीं है, निजात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको हम ड्रग, डिजिटल ड्रग कह सकते हैं, यानी इसके हम एडिक्टेड हो चुके हैं। बिल्कुल। मैं तो आपको बता रही हूँ, स्टडीज शो करती हैं कि स्क्रीन टाइम जो है लोगों का, मतलब एवरेज स्क्रीन टाइम 2 घंटे तो है ही है हर किसी का। मेरा मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ। मेरा मुलाजम है, उसको जो कि उसके साथ कांटेक्ट करने के लिए हमने उसे ना ये फोन दिया है, एंड्रॉयड फोन दे दिया उसको ना, अपना पुराना इस्तेमाल शुदा एंड्रॉयड फोन दे दिया। अच्छा। अब वो उस बंदे को इतना ज्यादा रील्स का वो जो है ना एडिक्शन हो गई है, वो काम शाम करके ना जब तक वो रील्स देखने लायक सुकून नहीं मिलता। अच्छा, आप अंदाजा करें। जी बिल्कुल अंदाजा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल देखा गया है कि माएँ जो है ना बच्चों को हदायत दे रही हैं, यानी चलते फिरते ये नहीं करो, वो नहीं करो, फला नहीं करो, बच्चे के दिल की बात नहीं सुनी जाती। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, ये बच्चे की शख्सियत पे क्या असरार डालता है? बच्चे जो है माओ से बिल्कुल दूर है, बच्चे की तरबियत कर रहा है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसका नतीजा फिर माएँ देख भी रही हैं। जी। तो बच्चों को, माओ को चाहिए कि बच्चों को प्रॉपर टाइम दें, उनको जो है उनके साथ अपनी जो है एसोसिएशन, अपने आप को बच्चे की जगह पर रख के देखे ना जी, कि उनकी क्या फीलिंग्स हो। तो उनके साथ जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करना चाहिए, ख़ास तौर पर बाप को ख़त्म करना चाहिए। ये तो लोगों ने फैशन बनाया हुआ है कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया के साथ के जरिए बच्चों से भी कम्युनिकेट करना है। जी, ये बहुत अच्छी बात है, आपका ये प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा है कि इसके जरिए से टॉपिक बहुत अच्छा है कि आप लोगों ने लोगों को एक ऐसा मसला जो कि आम तौर पर नज़रों से ओझल है, जी, इसके ऊपर आपने बात की है। थैंक यू जी। अनिला साहिबा, आप क्या कहती हैं इस बारे में? मैं तो बहुत कुछ कहती हूँ और बहुत कुछ कह रही हूँ। जी जी। देखिए, बात यही है, एक तो जब हमें लग रहा है ना कि बच्चे को वो उसका ड्यू टाइम नहीं मिल रहा माँ की तरफ से, तो फिर हमें एक टेक्निक ऐसी है साइकोलॉजी के उसमें कि बच्चे को क्वालिटी टाइम दिया जाए। ठीक है, जितना टाइम आप दे रहे हैं वो क्वालिटी टाइम हो, उसमें आप भी डिटैच हो, बच्चा भी हर चीज़ से डिटैच हो। इसको हम कहते हैं 10 मिनट्स टू से दैट ऑल। ठीक है, ताकि बच्चा खुल के, वो आपने अभी जो बात की है ना कि बच्चा सुना नहीं जा रहा, वो अनहर्ड है, तो उसको सुना जाए। ठीक है, बच्चे को अच्छा ये बच्चा सुना क्यों नहीं जाता, या बच्चा अनहर्ड क्यों रहता है, या बच्चा अपने आप को छुपाना क्यों शुरू कर देता है, कि जब वो कुछ बताता है हम बहुत शदीद रिएक्शन शो करते हैं। जी, ठीक है, तो वो फिर समझता है कि ये बात तो मैंने बताई तो मेरी शामत आ जाएगी, इसलिए फिर वो बताना बंद कर देता है। ठीक है, तो आप अगर माँ के तौर पे अपने बच्चे को इतनी स्पेस देते हैं कि उसके साथ बाहर कोई भी क़यामत बीत गई है, जी जी, वो खुद कुछ कर आया है, कुछ भी, तो वो आए और वो माँ के पास बैठ के पूरी बात पूरी जुर्रत के साथ और पूरे एतमाद के साथ करे। जी, ठीक है। अच्छा, ये फिर थोड़ा सा मैं फिर वो इब्तदाई सालों की तरफ ही जाऊंगी कि ये जो इब्तदाई साल थे ना, जिनमें उसने अपनी गोद में उसको पालना था, उसमें उसकी गोद का ताल्लुक जितना मजबूत रहा है ना माँ का बच्चे के साथ, ये एतमाद बच्चे के अंदर उन सालों में ही पैदा हो जाता है। माँ के साथ बिला मशरूत जो कम्युनिकेशन का ताल्लुक है कि अब मुझे उसको पता है कि मैंने यहाँ पे आके कुछ भी कह देना है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ से फिक्स हो जाएंगी चीजें, तो बच्चे को ये एतमाद दिया जाए। और दूसरा ये उसकी एक्टिविटीज को जितना आप सुन के, अच्छा फौरी रिएक्शन ना देना, इसको कहते हैं डिलेड रिएक्शन। तो जितना हम अपने रिएक्शंस को डिले करते हैं उतना फायदा मंद होता है। खुद आप भी उसको चैनलाइज कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद, कुछ भी हो गया है ना, एब्जॉर्ब करने के बाद चैनलाइज कर लेते हैं ना चीज को, जब अपने रिएक्शन को, तो आप बेहतरीन उसको भी सजेशन दे सकते हैं अपनी चीज को फिक्स करने के लिए। या अगर उसके साथ कोई गड़बड़ हुई है तो जैसे हमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं सोसाइटी के अंदर, बच्चों के मुतालिक बाहर बहुत उसका एब्यूज मिल रहा है बच्चों का, और भी बहुत सारी चीजें, तो हम बहुत शदीद रिएक्शन फौरन शो करते हैं। उस शदीद रिएक्शन की वजह से बच्चा झिझक जाता है, हेजिटेशन पैदा होती है। ठीक है,
तो फिर ये जी अनीता साहिबा, मैं आपसे दोबारा इंशाल्लाह इसी टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगी। अभी हमें हमारी मेहमान ने अगेन ज्वाइन कर लिया है। जी डॉक्टर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, आपसे बात हो रही थी कि माएँ जो हैं बच्चों को ज़ुबानी कलामी हदायत दे रही होती हैं, और ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये बच्चे की शख्सियत पे क्या असर डालता है? इससे बच्चे तन्हाई पसंद हो जाते हैं जी, और जब कम्युनिकेशन गैप होगा तो बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं अपने माँ के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे, और इस तरीके से उनकी शख्सियत में ना कमी रह जाती है। जितना ज्यादा बच्चा माँ के करीब होता है और किसी के नहीं करीब में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, क्योंकि उसका रिश्ता जो है जब वजूद में वो आना है उस वक्त से उसका माँ के साथ रिश्ता जुड़ा हुआ है ना। जी जी। तो ये जो जैसे हमारी माएँ हमें बहुत सारा टाइम देती थी, हम हर तरह की बात उनसे डिस्कस कर सकते थे, शेयर कर सकते थे। आजकल की बिजी माएँ जो कि वो जॉब्स भी कर रही है ना, मैं कुछ प्रैक्टिकल किस्म के प्रॉब्लम भी साइरा समझती हूँ, और यानी कि माओं के भी है ना, उन्होंने जॉब्स भी करनी है, फिर उसके साथ उन्होंने घर के काम भी हैं, काफी सारे मसले जिस तरीके के वेस्ट के हम मसले सुना करते थे, आजकल हम भी उन्हीं मसलों से दो चार हैं। बिल्कुल फेस कर रहे हैं जी, उन्हीं को फेस कर रहे हैं ना कि एक औरत है, वो मसलन मैं हूँ, मैं जॉब करके आती हूँ, घर आती हूँ, घर के काम भी करने, बच्चों को भी टाइम देना, ये सारा कुछ है। फिर एक इंसान कितना को कुछ कर सकता है ना जी। तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल से जो माएँ हैं उनको जो है सेंसिटाइज करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अगर वो अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगी तो उसके जो असरात हैं या फिर उसके नताइज जो हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट किस्म के होंगे, और बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज की बहुत बड़ी वजह ही यही है कि माँ बाप का जो बच्चे के साथ रिश्ता है वो कहीं बहुत ज्यादा डिस्टेंस आ गया है उसमें। तो यही वजह है कि हम बहुत सारी ऐसी चीजें फेस कर रहे हैं, मतलब क्राइम हमारे यहाँ पे इतना बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिसमें इंसान सोचता ही रह जाता है कि यार ये कहाँ से कैसे ये सारा कुछ हुआ है जी। तो ये तो बात आपकी सही है कि वो लिंक जो है ना, वो जो माँ बाप का बच्चे के साथ है वो है बहुत ज्यादा मुतासिर है, लेकिन अब उसके लिए हम जो है ये मैथ्स अवेयरनेस, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर भी, मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर तो हम सिर्फ स्किल्स देने तक ही महदूद है ना, लेकिन यूनिवर्सिटियों के अंदर जो एक तरबियत है ना वो भी होनी चाहिए कि हाउ टू बी अ गुड पेरेंट्स जी, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो पर्सनली कोशिश करती हूँ कि अपने बाप है, यही तो बात लोग समझते, माँ बाप सिर्फ वही है जिसने बच्चा पैदा कर लिया है, ऐसी बात नहीं है। हमने अपने प्रॉस्पेक्ट तो पेरेंट्स है ना उनकी भी तरबियत करनी है ना, जो कल के वालिदैन है, कल की माँ है, तो हमने उसकी तरबियत आज करनी है। तो मुझे तो यही लगता है कि माएँ बच्चों को टाइम दें, बजाय इसके कि बहुत देर हो जाए और डिजिटल मीडिया का जो पहले ही वो जो क्या कहना चाहिए, डिजिटल मीडिया जो है वो हमें खाता जा रहा है। Exactly. जो है इससे पहले कि हमारी बिल्कुल ही हम कहीं इस डिजिटल मीडिया की जो दुनिया है इसके अंदर गुम हो जाएं, उससे पहले ही हम काम कर लें और बच्चों को सुने, बच्चों के मसाइल को सुने और उनको प्रॉपर टाइम दें। और बच्चा अगर कोई आपसे किसी किस्म की छोटी मोटी शिकायत करता है उसको कभी इग्नोर ना करे, उसको बिल्कुल प्यार से एतमाद देकर उसकी बात सुने। आमतौर पर बच्चों की वालिदैन की आदत है बच्चों को झिड़क देते हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं करना चाहिए, बच्चों की अच्छी बुरी जैसी भी बात है उसको सुनना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चा कहना क्या चाहता है। बहुत सारी बच्चियां हैं वो हैरेसमेंट का शिकार होती हैं अपने घरों के अंदर, मुलाजमीन से, अपने रिश्तेदारों से, कजन से, ये वो शर्म के बारे बता नहीं सकती हैं जी। बिल्कुल तो वालिदैन को चाहिए आई मीन कि मेरे पास उस तरीके से अब क्या हम टूल उनको बताएं, यही तरबियत हो सकती है ना कि हम उनको ये रिक्वेस्ट करें, दरखास्त करें कि भाई अपने बच्चों को टाइम दें और उनकी बातें सुने और उनको कभी इग्नोर मत करें जी। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे मज़ीद गुफ्तगू होती, मज़ीद बातें होती, इंशाल्लाह ताला आपको अगेन दावत देंगे, मज़ीद बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू सो मच साहिरा, मुझे कांटेक्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच।
जी अनिला साहिबा, आप फरमा रही थी। मैं जो कह रही थी बस हमें उस पर थोड़ा सा वही बातें एक्चुअली डॉक्टर साहिबा भी उसी को आगे लेके चल रही थी। देखिए वक्त देना एक बिल्कुल सब्जेक्टिव सी चीज़ है। हाउ टू डू इट वेरी मच पिन पॉइंटेड ना, तो उसको हमें ये देखना होगा कि हमें वक्त किस तरह देना है। माँ जाहिर है वक्त तो दे ही रही है, ये तो नहीं है कि माँ कहीं छुपी हुई है या कुछ वक्त तो दे रही है, हर वक्त तो साथ है बच्चे के, लेकिन किस तरह से उसको हमें नतीजा खेज बनाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनाना है, ठीक है। तो उसमें ये कि कुछ एक तो बचपन की ये बहुत ही उसकी चाइल्ड इन्फेंसी की बात आ गई कि उसको जब वो अपनी दूध पीने, नौज़ायदा है अभी बच्चा है, शुरू की स्टेजेस हैं, उसमें किस तरह से उसकी जो दूध पिलाना है। या मैं बच्चियों को ये भी सजेस्ट करती हूँ कि अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी कर रही ना, तो वो जो बॉटल फीड कर रही हैं उसको भी खुद गोद में लेके पिलाएं, क्योंकि अपना टच तो कहीं नहीं गया, अटैचमेंट रहे ना, वो अटैच तो रहे, ठीक है। क्योंकि बच्चा इससे उसकी स्ट्रेस रिडक्शन होती है, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है। ये बड़ी मजे की जो बहुत सारी रिसर्चेज हैं वो ये बताती हैं कि बच्चा जब माँ की गोद में ही होता है ना, दूध पीता है तो फिर तो बहुत ही जबरदस्त, लेकिन अगर वो नहीं भी पी रहा, ब्रेस्ट फेड नहीं भी है, तो भी उसकी ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से होती है। अच्छा, फिर उसके बाद उसको साइकोलॉजिकली जिन चीजों में मजबूती की जरूरत है, जैसे इर्द गिर्द की बहुत कोई बड़ी आवाज है जिससे बच्चा डर है, जो फियर्स होते हैं जो, उनसे भी अगर वो माँ की गोद में या माँ अवेलेबल है, असल चीज तो अवेलेबिलिटी है ना इस वक्त, तो अवेलेबल है, तो उनसे भी बच्चे की बहुत सारे आप ट्रॉमास को जो है वो इलाज कर सकते हैं, या पैदा ही नहीं होते फोबियाज का बहुत सारा इलाज कर सकते हैं। और एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ना, वो ये कि बच्चे को हमेशा ये कॉन्फिडेंस देना। हम अगर पेरेंटिंग को कुछ सोचते हैं तो फिर हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हम कुछ फरिश्ते बना लेंगे। ऐसा नहीं है जी। बच्चा भी उसी तरह ट्रायल एंड एरर से गुजरेगा, बच्चा उसी तरह कभी अच्छा करेगा, कभी बुरा करेगा। बच्चा कभी आपके वांटेड बिहेवियर्स करेगा, कभी अनवांटेड बिहेवियर्स शो करेगा, जैसे आप करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप भी इंसान है, वो आपसे एक छोटा सा इंसान है जो अभी सीखने की पूरी उससे गुजर रहा है। तो बच्चे में सारी टेंट्रम्स भी आएंगे, बच्चा जिद भी करेगा, बच्चा बसा औकात बदतमीजी भी करेगा, जो आपको सोशली बड़ा एम्बेरसमेंट होती है कि हाय मेहमानों के सामने, ये मेहमानों के सामने हमारा दिल चाहता है कि हम बच्चे को बिल्कुल एक फरिश्ता पेंट करके बिठाएं। जी जी। तो इसमें ये सारी चीजें हमें भी अपनी एक्सपेक्टेशन लेवल को बहुत लो रखने की, माँ को खास तौर पर बहुत लो रख के चलने की जरूरत होती है कि बच्चा किसी भी वक्त, बच्चा इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल मखलूक दुनिया के अंदर, तो वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है जी। इसलिए माँ जो है ना, उसको पता है कि मैंने इसको किस तरह से हैंडल करना है, उसको टैकल करना आना चाहिए। बाकी ये कि ये सारा कुछ बच्चे की सारी परवरिश के साथ साथ, उसकी डेवलपमेंट के साथ साथ चीजें जो हैं वो चेंज भी होती रहती हैं। बहुत नई और बहुत हैरानकुन चीजें आपको जो आपने सोची भी नहीं होती, वो बच्चे के अंदर आ जाती हैं। तो इन सारी चीजों को आपको एक आम सादा माँ बहुत खूबसूरती से टैकल कर सकती है, अगर उसने सोचा हुआ है कि उसने पेरेंटिंग कैसे करनी है। असल चीज यही है कि माँ बाप को मिल के, खास तौर पर अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो पूरी लार्जर फैमिली के साथ मिल के डिफाइन करना चाहिए कि हम बच्चे के अंदर क्या पैदा करना चाहते हैं, ये क्वालिटीज हम पैदा करना चाहते हैं और इन क्वालिटीज से दूर करना चाहते हैं। अगर आप खुद वेल डिफाइंड है, आप खुद यहां से क्लियर है, तो फिर आपके लिए कोई भी चीज बच्चे की मसला नहीं है, ठीक है। और आप उसको कभी भी रोबोट नहीं बना सकते, ये याद रखिएगा। बच्चा इज नेवर अ रोबोट, वो भी आप ही की तरह एक जीता जागता इंसान है, बल्कि आपसे भी ज्यादा खूबसूरत, और उसके अंदर तवानाइयां ज्यादा हैं, उसके अंदर है जी, ठीक है, खुशबूदार है, बिल्कुल ठीक है जी। जी सबा साहिबा, जैसे कि अभी अनिला साहिबा की गुफ्तगू से मैंने इस चीज़ को अभी देखा, इस पॉइंट को जो इन्होंने रेज किया है कि माएँ जो हैं वो तरबियत तो कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चा वो जिद भी कर रहा है, जो माँ सिखा रही है वो नहीं उसको अडॉप्ट कर पा रहा। तो ऐसे बच्चे कैसे कंट्रोल किए जाएंगे? देखिए, जो बच्चा जिद कर रहा होता है, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो जिद जायज़ है या नाजायज़ है, क्योंकि जिद करने पे
बच्चा उसी वक्त आता है जब उसकी बात को सुना ना जा रहा हो, जैसे अभी पहले ही बात हो रही थी कि बच्चे अनहर्ड रह रहे हैं आजकल। तो उसमें ये कि ज़िद्दी बच्चा तभी होता है जब उसको वो तवज्जो नहीं मिली होती, वो टाइम, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली होती। और जब हम वो टाइम और इम्पोर्टेंस उसको देते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग के ज़रिए या उसके साथ एक क्वालिटी टाइम जिस तरह इन्होंने अभी बात की थी वो स्पेंड करके, तो उससे फिर ये होता है कि जो बच्चा होता है ना उसके अंदर सेल्फ इस्टीम बूस्ट होती है उस बच्चे की, उसका डोपामीन और ऑक्सीटोसिन उसका बूस्ट होता है, क्योंकि माँ का जो लम्स है या उसके इर्द गिर्द रहना, उससे सीखना, क्योंकि माँ वो इनिशियल स्टेजेस में सिखा रही होती है अपने बच्चों को, और जो चीज़ माँ जो ट्रॉमा फेस कर रही होती है वो इनहेरिटेडली बच्चों में भी जा रहा होता है। अगर फर्ज करें अगर माँ ही फियरफुल है तो फिर ये होगा कि वो बच्चे में भी डाल रही होगी वही फियर, क्योंकि इनहेरिटेड ट्रॉमा हमारा चलता आ रहा होता है। तो इसको भी ब्रेक करने की ज़रूरत है। जिस तरह इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक बात की कि जो हम लोग ये करते हैं ना कि जब शादी होती है तो सबसे पहले जो औरत को बताया जाता है या तो फिर कि कपड़े कितने खूबसूरत लेने हैं आपने, या फिर ये बताया जाता है कि बस अब जाके ना तुमने किचन देखना है। जो मेन एस्पेक्ट जो इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ के ऊपर है कि जो परवरिश की जाएगी, उम्मत बनाई जाएगी, उसके ऊपर ज़्यादा लोगों का फोकस नहीं है। और वो बस बच्चे जो हैं पहले, फिर भी जब हमारे दौर थे या हमसे पहलों के जो दौर थे उसमें ना इखलाकियात सिखाई जाती थी बच्चों को। अगर माँ बिजी है तो दादी नानी सिखा रही होती थी, पुप्पो कोई रोल प्ले कर देती थी। लेकिन अब एक तो फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया है, अलग अलग कर दिया गया। चलें वो एक अगर देखा जाए इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि आप अपने बच्चों को अकेले रेज करें, लेकिन वो जो एक बिल्कुल ही अलग कर दिया गया तो अब तरबियत वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा। अब जो कमी माएँ पूरी करें ना जी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश पर ही तो ये निज़ाम सारा सेपरेट हो रहा है। बिल्कुल जी, अभी बात जरूर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि अगर मैं अपना चाइल्डहुड देखती हूँ तो मुझे ये याद है कि कुछ चीज़ें मुझे मेरी दादी ने सिखाई हुई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे याद हैं कि मुझे नानी बताती थी कि हम कहते भी थे कि नानी हमें कहानियाँ सुना रही होती थी। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं है। अगर माँ अगर बिजी है तो इसका मतलब है कि बच्चे पे किसी की भी फिर तवज्जो नहीं होगी, और वो एक ट्रायल एंड एरर पेरेंटिंग से सीख रहा होगा। क्योंकि हमने कभी बैठ के यूँ बात की भी नहीं है कि पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, जिस तरह अभी इन्होंने ये बात की भी है कि अगर हम बताएं ना कि ये हमारी तरजीहात हैं तो फिर उसके ऊपर काम भी किया जाए कि ये चीज़ें मैं करना चाह रही हूँ और ये चीज़ें मैं नहीं करना चाह रही अपनी पेरेंटिंग में। तो ये सब एस्पेक्ट्स बहुत ज़रूरी भी हैं। और ये इट्स नेवर टू लेट कि जब भी हम स्टार्ट करें अपने बच्चों को समझाना या अपने आप को ठीक करना, वो कभी भी देर नहीं हुई। अभी आज से भी अगर हम स्टार्ट करें, देयर इज़ नो फेलियर, ओनली फीडबैक। जी, हमें सिर्फ फीडबैक मिलता है कि नेक्स्ट टाइम हमें कैसे ट्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे सोचने वाली कुछ चीज़ें हैं कि अगर अच्छी माँ चाहिए तो उनकी माँओं को चाहिए कि अपनी बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दें। उसके बाद अगर अच्छी नस्ल चाहिए तो फिर अच्छी नस्ल के हुसूल के लिए आप एक ऐसी औरत का इंतखाब करें जो तरबियत याफ्ता है। एक बहुत ही अच्छी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैंने तुम्हारी पैदाइश से पहले ही बड़े एहसानात किए हैं। अब जो बेटा है वो आजकल का, जैसे बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया को देख रखा था। सो कहने लगा कि मुझे पता है जो आपने मेरे पे एहसान किया, यानी कि मेरी माँ मेरी पैदाइश की वजह से जब प्रेग्नेंट होती है आप उसका ख्याल करते हैं, आप उसको कोई स्ट्रेस नहीं दे रहे, आप उसको कोई परेशानी नहीं दे रहे ताकि मेरी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। ये तो हर बाप करेगा। ये कैसा एहसान हुआ जो मेरी पैदाइश से पहले ही आपने कर दिया। जो बाप के अल्फाज थे ना, वो बड़े तारीख़ी अल्फाज हैं जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। वो ये थे कि बेटा, एहसान ये था, अगर मैं चाहता कोई भी चलती फिरती औरत के ज़रिए तुझे दुनिया में ले आता, मैंने सबसे पहला एहसान ये किया कि तेरे लिए वो माँ लेकर आया हूँ जो तेरी बेहतरीन तरबियत कर सकती है, तुझे माशरे का बेहतरीन फ़र्द बना सकती है। तो ये वो पॉइंट है, ये वो नुक्ता है, ये वो चीज़ है। अगर आपको अच्छी नस्ल चाहिए तो अच्छी बीवी का इंतखाब करें, अच्छी औरत का इंतखाब करें। और इसी के साथ ही इंशाअल्लाह ताला मज़ीद हम आगे बढ़ेंगे, मज़ीद एस्पेक्ट्स पे बातें होती रहेंगी। अभी वक्त है ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। आज के टॉपिक पर हमारी गुफ्तगू अब पीक पर है, यानी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं ये वो वाले सारे अब एस्पेक्ट्स होंगे जिनसे माएँ गुजर रही हैं, जिनको फेस कर रही हैं। अनिला साहिबा, आजकल बच्चों की ज़िद बहुत बड़ा मसला बन चुका है, माएँ इसे कैसे टैकल करें? अच्छा, ये एक बहुत ही हॉट टॉपिक है आज का ना। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा इसमें जल्दी हम बात करते हैं क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ भी जा रहे हैं और मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहती हूँ इसमें। ये कि फिर अगेन यही कि माँ को ये पता हो उसने किस चीज़ों से रोकना है और किन चीज़ों पे नहीं रोकना। तो जिस चीज़ से आपने जब तय कर लिया ना, माँ, ख़ास तौर पे माँ और फिर अमूमन बाप और इर्द गिर्द के लोग, तो 100% वंस नो इज़ ऑलवेज नो। असल में होती जिद कहाँ से पैदा होती है कि जब बच्चे ने एक दफा हमने इनकार किया, बच्चे ने टेंट्रम शो किया, उसने रोना पीटना डाला, हमने उसकी बात मान ली। अब बच्चे को पता चल गया कि जिद एक बहुत बड़ा हथियार है मेरे हाथ में, ठीक है, और वो उसी का इस्तेमाल और वो बहुत बड़ा सियासतदान होता है बच्चा ना, तो इसलिए फिर वो फायदा उठाता है। अच्छा, फिर वो ये देखता है कि माँ ने नहीं मानी, बाबा ने मान ली, मैं रोया, मैं रोई, बाबा ने मान ली, बाबा ने नहीं मानी, दादी तो मान ही लेंगी, उनका तो जल्दी से मेरे आंसू देख के दिल पिघल जाएगा। तो ये चीजें बच्चे के अंदर जिद पैदा करती हैं। इसलिए वंस नो, जीरो टॉलरेंस जिन चीजों के ऊपर। आपने कुछ चीजें ऐसी हैं ना, जैसे बच्चा गाली नहीं देगा तो 100% टाइम्स नहीं, ये नहीं होगा कि उसने छोटी सी गाली निकाली है और बाकी सारा खानदान जो है ना वो बार बार उससे रिपीट करवा रहा है। अक्सर ऐसा होता है, बच्चा जब शुरू में तोतला बोलता है, छोटी सी कोई गाली निकालता है, बड़ा मजा आता है, हंसते हैं, सब एंजॉय करते हैं, सब हंसते हैं और फिर उससे बार बार दोहरा के देखते हैं। अब माँ की जान पे बनी हुई होती है कि अब ये इसकी आदत बन जाएगी। तो जिद्दी बनाना, बच्चा कोई भी अल्लाह की तरफ से जिद्दी होके नहीं आता, हमारा माहौल उसको जिद्दी बनाता है। तो जीरो टॉलरेंस जिन चीजों के ऊपर है उस पे पूरा उसका माहौल जो है वो जीरो टॉलरेंस शो करेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जिद करे। अच्छा, अब बच्चा बहुत जल्दी पहले साल से ही सीखना शुरू कर देता है। दूसरी बात ये कि बच्चे से बातचीत करके भी उसको जिद से गुरेज कराया जा सकता है, लेकिन ये 4-5 साल के बच्चे से शुरू होता है। उससे पहले के बच्चे का जो अटेंशन डाइवर्ट टेक्निक है, क्या आपको नहीं लगता कि 5 साल से पहले भी बच्चों को जिद सिखाई जाती है? तो बता रही हूँ कि उस बच्चा तो अल्लाह खैरी सल्लाह पहले साल से ही जिद शुरू कर देता है। अच्छा, अब उसमें अटेंशन डाइवर्ट जो है ना वो बहुत अच्छी टेक्निक है कि उसकी अटेंशन किसी और तरफ लगा दी जाए, ठीक है, उसकी बात ना मानी जाए और खसूसन उस वक्त नहीं मानी जाए जब वो रो रहा है। उसकी बात अगर कैसे चुप करवाया जाए, उससे अटेंशन डाइवर्ट करा देना, उसकी अटेंशन किसी और चीज की तरफ, किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी खिलौने की तरफ, किसी खेल की तरफ, उसके साथ कोई एक्टिविटी डेवलप कर लीजिए। तो बच्चा कभी भी इंशाल्लाह बहुत जिद्दी नहीं होगा। जिद तो इंसान करता ही है, मरते दम तक करता है। लेकिन एक बात, दूसरी बात ये कि बसा औकात बच्चा जिद नहीं कर रहा होता, हम जिद कर रहे होते हैं। बच्चे पे इल्ज़ाम होता है क्योंकि बच्चा है ना, हम उस पर आराम से इल्ज़ाम दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी जिद होती हैं, वो बच्चे की जिद नहीं होती। तो अपने आप को भी साथ साथ देखना, हमने अपने असूल बनाए हुए होते हैं, वो मतलब असूल होने चाहिए। मैं तो कह रही हूँ कि असूल होने चाहिए, जिद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नहीं, अब ये या कायल हो जाइए, यही बता रही हूँ, या कायल हो जाइए या कायल कर लीजिए, ठीक है। बच्चे के साथ गुफ्तगू उसकी सतह के ऊपर आके करें, अपनी सतह पे बच्चे को ले जाके गुफ्तगू नहीं करें, तो आपको सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के उसी वक्त मिल जाते हैं, ठीक है। और कभी कभी खुद उसके बूट पहन के देखें, जब आप इतनी उम्र में थे तो आप क्या करते थे। अभी इन्होंने बड़ी कीमती बात की है कि कुछ हमारे ट्रॉमास जो है ना वो इनहेरिटेड चले आते हैं। लड़कियां छिपकली से डरेंगी, चूहे से डरेंगी, नस्लों से हमारी डरती आ रही हैं, लड़के नहीं डरते। क्यों? उन्होंने माँ को, दादी को, नानी को छिपकली से डरते हुए देखा। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, छिपकली तो नहीं मेरे पीछे, नहीं ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ना 6 माह का बेटा, उसके हाथ में अच्छी खासी पली हुई छिपकली, उसने समझा ये कोई टॉय है। मुझे उसको दुम से पकड़ के कहता है मम्मा मम्मा, ऐसे वो हिल रही उसके हाथ में और आप जिंदा हैं और मैं चीख रही हूँ दूर खड़ी कि छोड़ो इसे, चीख रही हूँ मैं। तो ये अब देखें, तो लड़का नहीं डरेगा इसलिए कि उसने ये रोल मॉडल
लर्निंग है कि उसने बाप को डरते नहीं देखा। बाप बेशक डरता ही हो लेकिन वो डर शो नहीं करता। तो उसने बाप को डरते नहीं देखा, दादा को डरते, नाना को डरते नहीं देखा, या इर्द गिर्द किसी भी मर्द को। तो अब वो बच्चा जिसको जैसे कहते हैं मर्द रोता नहीं है, ये कुछ रोल मॉडल लर्निंग है। ने इनको कव्वाम बनाया है तो इनमें एट्रीब्यूट्स हैं कव्वाम वाली। हाँ, बट ये कि ये रोल मॉडल लर्निंग भी होती है, ठीक है। तो ये ये चीजें हैं। तो इन चीजों को हमें बचपन से ही अगर हम ट्रीट करना चाहें बहुत अच्छा ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ना तो माँ को बदकिस्मती से ये पता होता है और ना ही हमारे इर्द गिर्द के माहौल को पता होता है। तो असल चीज यही है कि हमें पेरेंटिंग को तवज्जो से अगर हम करना शुरू कर दें तो हम कंसेंट भी क्रिएट कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल के साथ, कि माँ ये बताए कि मैं ये करना चाहती हूँ, उस पर बहस भी कीजिए, उस पर डिस्कशन भी कीजिए, और सारा सब मिल के उसकी मदद करें और उसको अप्रिशिएट करें। तो कभी भी मुमकिन नहीं है कि बच्चे जिद्दी हों, ठीक है। और माँ की बात को हमेशा प्रायोरिटी सब दें जी। कि अगर तुम्हारी माँ ने ये बात कही है ना, चाहे वो माँ आपकी बहू है जी, चाहे वो माँ आपकी भाभी है जी जी, ये हमारे रिश्तों में कुछ गड़बड़े आई है ना, तो उनको एड्रेस करना चाहिए। माँ की बात को हमेशा ये कहें कि अगर ये तुम्हारी माँ ने कही है तो 100% ठीक है जी। अगर आप उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं ना, तो फिर आप भूल जाएं कि आप कोई नस्ल के अंदर, किसी भी नस्ल के अंदर कुछ अच्छा बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप उसकी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करते हैं, माँ की अथॉरिटी को, तो मदर चिल्ड्रन जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि फिर बच्चे ये मैंने आपको 3-4 टेंट्रम्स को, वैसे देयर आर 100 वेज टू एड्रेस द टेंट्रम, लेकिन उसमें से जो ज्यादा बड़े हैं वो यही हैं कि 100% एक बात के ऊपर आपने, इफ यू हैव सेड नो वंस तो ऑलवेज नो, उसके ऊपर हमेशा। और दूसरी उसकी अटेंशन डाइवर्ट, और तीसरी उसके साथ गुफ्तगू। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो गुफ्तगू हो सकता है, उस गुफ्तगू के अंदर आप कायल हो जाएं जी। अगर बच्चे में इतनी, उसके मौकफ में इतनी कुव्वत है तो आप कायल हो जाएं। समटाइम ऐसे होता है कि हम वो बात नहीं कर पा रहे जो हमारा बच्चा हमें सिखा रहा है ना, बहुत कुछ सिखाते हैं बच्चे भाई, बहुत अच्छे लेसन दे जाते हैं। तो बात यही है कि बच्चे रोते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। बच्चा हमेशा आपको सिखाता है, वो जिस तरह से मुस्तकिल एक बात के ऊपर कायम भी रहता है, मुस्तकिल कोशिश करता है बच्चा। बड़े होके हम वो कोशिश करना तर्क कर देते हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हमें लग रहा होता है बच्चे अब खुद से सीख रहे हैं, समझना शुरू हो गए। जी जी, चाहूँगी कि अभी हम सोच रहे हैं कि जब बच्चा जिद्दी हो जाता है तो अब माएँ उनको कैसे टैकल करें। तो इसका सलूशन कुरान में सूरह लुकमान में दिया हुआ है कि हज़रत लुकमान अपने बेटे के साथ जब बैठे तो उस वक्त वो वाला टाइम था जब कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। वो उनको बिफोर हैंड वो सिखा रहे थे उनको कि आपने अल्लाह के साथ कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए, आपका सोशली आप कैसे सरवाइव करेंगे, आपके अखलाक कैसा होना चाहिए। हम प्रॉब्लम के वक्त सोच रहे होते हैं कि अब अपने बच्चे को क्या सलूशन दें। तो बिफोर हैंड उनको ये, उनकी तरबियत में ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि उनको पता हो। जिस तरह इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कि नो का मतलब नो होना चाहिए। और मैंने भी देखा कि जो स्मार्ट पेरेंटिंग होती है ना, उसमें वही लोग स्मार्ट होते हैं जो वाकई नो के वक्त नो, यस के वक्त यस करवा भी रहे होते हैं और कह भी रहे होते हैं। तो हमें, हमारा जो कुरान है उसमें हर किस्म का फ्रेमवर्क मौजूद है, और सूरह लुकमान तो है ही इसके ऊपर, पेरेंटिंग के ऊपर है। तो मेरा जो इनपुट होगा वो इसमें यही होगा कि आप जब जिद कर रहे हैं तब तो जो इन्होंने सॉल्यूशंस बताए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं कि आप उनसे गुफ्तगू भी करें, आप उनकी बात डाइवर्ट भी करें और उनकी बात को समझने की भी कोशिश करें। लेकिन अगर हम पहले से इसके ऊपर वर्किंग करना स्टार्ट करें और उनको पहले ही उनके अंदर ये चीज़ें इनकलकेट करना शुरू करें कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं और क्या क्या आप कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर पेरेंटिंग होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, बच्चों को अपने साथ मज़ीद एंगेज करने के लिए, आप उसको अपने साथ एंगेज रखने के लिए आप दीन के कामों में किस तरह अपने साथ शरीक कर सकते हैं, कुरान की तालीम के हवाले से, दीनी तरबियत के हवाले से? जो कुरान का पूरा फ्रेमवर्क है ना वो एक स्टोरी टेलिंग के ऊपर है, ताकि उसके अंदर वो कहानियाँ, ताकि इंसान अंडरस्टैंड कर सके। क्योंकि जब हम कोई स्टोरी सुनते हैं ना तो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है ना वो स्ट्रॉन्ग होती है, हम इमेजिन कर रहे होते हैं, हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, हम रिलेट कर पा रहे होते हैं। तो जो चीज़ें हम इनकलकेट कर सकते हैं
जो एक्टिविटीज़ हम प्लान कर सकते हैं उसमें स्टोरी टेलिंग है, बच्चों के साथ दीन के कामों में जो हम बच्चे जो होते हैं ना वो सीख रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं, बजाय इसके कि जो हम कह रहे होते हैं। और एक वक्त आता है जब हम कह रहे होते हैं तो वो सुनते हैं, लेकिन जो शुरू के एजेस हैं उनकी, उसमें वो जो हम कर रहे होते हैं वो उससे भी सीख रहे होते हैं। तो दीन के साथ का जो ताल्लुक है ना वो शुरू के जो अरसा है ना उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर बच्चे को फितरत इस्लाम पे पैदा किया है। जी बिल्कुल, वो कल्बे सलीम के साथ पैदा हुआ है। फिर उसके बाद ये भी एक हदीस है कि फिर उसके माँ बाप उसको जिस तरह भी बना देते हैं। जी, तो अब ये है कि ये इतनी बड़ी बात है कि हम पेरेंट्स उसको या तो पॉजिटिव साइड पे लेके आएंगे या फिर हम उसके अंदर नेगेटिविटी या ट्रॉमास डाल रहे होंगे, या उसकी चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, या हमारा कोई गैप होगा। और इल्लामा इकबाल ने भी इस पे बड़ा खूब शेर कहा है कि खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। यानी कि जो नई नस्ल होगी ना वो फिर उससे भी ज़्यादा उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। हमारे दौर में AI का दौर नहीं था। अब अगर हम इसको ये देखें ना कि मोबाइल्स हाँ समहाउ ठीक नहीं है क्योंकि उसका एक्सेसिव यूज़ ठीक नहीं है, लेकिन यही मोबाइल अगर इसका अच्छा यूज़ किया जाए तो ये आजकल के जो जनरेशन है वो हमसे ज़्यादा ब्रिलियंट हैं, ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। जी। तो दीनी चीज़ों में भी बच्चों को लाने के लिए शुरू से ही उनको इन चीज़ों के अंदर शामिल करना होगा। और हम कभी भी ये ना सोचें कि दीन और दुनिया अलग है। अच्छा। दीन में ही दुनिया है। अगर आप ये चाहते हैं कि एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एक फ्रेमवर्क दे के भेजा है कि तुम्हें इस दुनिया में खलीफा बनाकर भेजा गया और आखिरत में तुम्हें जन्नत मिलेगी, यानी कि मेरा मिशन, मेरा पर्पस भी मुझे बता दिया गया है। जी। और मुझे ये भी बता दिया गया है कि मेरी आखिरत में मेरी मंजिल क्या होगी। तो यानी कि आपका मिशन, विजन और आपका पर्पस आपको देकर भेजा गया है। जब आप अपने बच्चों के अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ इनकलकेट करते हैं तो हालात कोई भी हों, अल्लाह पे तवक्कल, उसका सब्र, उसके इखलाक उसको हमेशा एक कामयाब इंसान बनाते हैं और मुकम्मल इंसान बनाते हैं। जी। तो दीन का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, माएँ जो है ये मॉडर्न एजुकेशन और दीनी तालीम में कैसे तवाज़ुन कायम कर सकती हैं बच्चे को लेके? मॉडर्न एजुकेशन जो है वो एक एस्पेक्ट है लाइफ का, एक स्किल आप समझ लें, या एक टाइम बीइंग पीरियड का काम है कि आपने एक डिग्री ली, आपने MA की डिग्री ली, आपने BA की डिग्री ली, तो 12-13 साल में या 15 साल में वो कंप्लीट हो जाएगी। जी। लेकिन जो दीनी तालीम है ना, जो हमारा कुरान है वो लाइफ लॉन्ग है। हमने जब पैदाइश से हम उसको स्टार्ट करेंगे अपने बच्चे को सिखाना अल्लाह का नाम और उसको उसकी चीज़ें, और एंड तक कब्र तक वो उसका साथ देगा। तो ऐसा हम ये अगर सोचें कि मॉडर्न एजुकेशन और दीनी एजुकेशन ये या तो अलग अलग हैं या साथ हैं, तो इसमें ये सोचने की ज़रूरत है, एक आपको पूरा लाइफ फ्रेमवर्क दे रहा है दीनी एजुकेशन, और दीनी एजुकेशन के ज़रिए ही हम वो फ्रेमवर्क ले रहे हैं जो मॉडर्न एजुकेशन में इस दुनिया में रहने के लिए हमें चीज़ें सिखाई जा रही हैं। तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट। दीनी एजुकेशन इज ही बिल्कुल एग्जैक्टली मॉडर्न एजुकेशन है, मोस्ट मॉडर्न एजुकेशन। अच्छा देखें, इसी में तो हर चीज़ आ रही है। इसमें आपने अपने ये मुआशी निज़ाम है इसको कैसे बेहतर बनाना है। सूद से मना किया गया है, जुए से मना किया गया है, और इससे क्या है हमारे मुआशी हालात बेहतर हो रहे हैं। को निचले तबकात तक फैज़याब करने के लिए, महरूम न रखने के लिए फ़रोग दिया गया है। और इसमें असल चीज़ तो यही है कि हमने छोड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। और एक एस्पेक्ट इसमें ये भी है कि जब लॉर्ड मेकाले 1835 में आया था तो उसने ये कहा था कि हम बड़े सग़ीर में मुसलमानों के ऊपर कभी भी फ़तह हासिल नहीं कर सकते जब तक उनकी तहजीब उनकी चीज़ों से उनको दूर ना कर दें। तो उन्होंने ये पूरा विजन के तौर पे इसको लेके चले, और आज हम वेस्ट को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न वुमेन कैसी होती हैं, शायद वो स्ट्रॉन्ग है, हम अपनी जो हिस्ट्री है ना उसको भूलते जा रहे हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि असल में दीन ही फ्रेमवर्क है मॉडर्न एजुकेशन का। और ये उसके अगले अल्फाज भी तो ये थे ना कि हम अपना तलीमी निज़ाम देंगे, उनका ले लेंगे, और ताकि ये हमेशा जो है अपने आप को, हमें फिर यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। ये उसके अल्फाज हैं जी कि हमें फिर इंडो पाक में बैठने की जरूरत नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में। फिर हम वहां से बैठे इनको रूल कर रहे होंगे, रूल कर रहे होंगे, और हमेशा ये खुद को कमतर समझेंगे। और आज का जो बच्चा है, नौजवान या बच्ची है, वो अगर कुरान को पढ़ी है उसको क्या लग रहा है, ये क्या है जैसे रिमोट है।
रिमोट है और ये कोई अल्लाह सुब्हान ताला ने बस दुनिया में नाउज़ुबिल्लाह जैसे इस्लामोफोबिक्स जो हैं उनकी एक बात है, वो कहते हैं कि जी मैं वो अल्फाज तो नहीं दोहराना चाहती, रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो इनका खुदा है, इनका अल्लाह है, वो इबादत का शौकीन है, सो इसलिए इनको इबादत के लिए पैदा किया गया। और यही थॉट्स जो है ना हमारे बच्चों के अंदर डेवलप हो चुकी है। और ये किन्होंने की है? जो कि जिनको आज हमने आइडलाइज किया हुआ है, ये थॉट उन्होंने दी हुई है। तो इसी दीन के अंदर, इसी कुरान के अंदर, अल किताब के अंदर ही हमें दुनिया में कैसे सरवाइव करना है, सारे तरीके अल्लाह सुब्हाना ताला ने रसूल अल्लाह के ज़रिए सिखाए हैं जी। और अनिला साहिबा, आप इस पर मज़ीद गुफ्तगू करना चाहें तो? इसमें ना 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इसमें ग्रैंड पेरेंटिंग रोल जो है ना, मैं असल में आजकल इस पे काम कर रही थी, तो मैंने बताया था मेरा एक अभी लेक्चर गया है यूट्यूब के ऊपर। तो ग्रैंड पेरेंटिंग रोल जिसको हम बिल्कुल समझते हैं ये बिल्कुल फजूल है, ये बिल्कुल अब एक नया वो जो एक आया हमारी सोसाइटी के अंदर लहर उठी कि अगर अलग रहना है तो बस दादी नानी मतलब बिल्कुल अपने पुराने दौर की हैं और इनकी चीज़ें। हालांकि ये सारे रिचुअल्स, ये सारे अकायद, माँ तो मसरूफ़ है, माँ तो अब जाहिर है और चलें ठीक है उसको। अभी ये डॉक्टर सलमा अंबर भी फरमा रही थी कि हमारी इकोनॉमिक्स इतनी उस पे जा रही है, निचले लेवल पे जा रही है कि औरत को भी अपना भरपूर किरदार अदा करना पड़ रहा है। तो फिर क्यों ना हम ग्रैंड पेरेंट्स से ये काम लें, बिल्कुल ठीक है ना। और लेकिन उसमें एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, दोनों जनरेशंस का, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का एक पेज पे होना जरूरी है। ये ना हो कि हम दो मुख्तलिफ चीजें सिखा रहे हो जी। तो उसमें कंसेंट होना चाहिए दोनों का आपस में, दरमियान में, कि हम ये सिखाएंगे। और दादी नानी के पास वक्त है, फरागत है, अब वो बहुत सारे चैलेंजेस से निमट बैठी हैं, ठीक है, अपना बेस्ट कर बैठी हैं। तो अब वो जो कुछ नहीं कर सकी अब कर सकती हैं, ठीक है। एक पहलू इसका ये है। और नई नस्ल, अपने बच्चों के बच्चे वाकईतन ज्यादा प्यारे होते हैं, यकीन करें। आप अपनी जवानी के जोश में अपनी औलाद को कतन वो प्यार नहीं कर सकते। आई एम गोइंग थ्रू अ ग्रैंड पेरेंटिंग रोल। तो आप अपने बच्चों के साथ बिल्कुल वो मतलब उतना, आपके पास बहुत वर्कलोड था, आपके पास बहुत सारे सोशल प्रेशर्स थे, बहुत कुछ था, लेकिन अब आप फारिग हैं, अब आपके पास सारा वक्त आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए। तो उनको जोर लगाना चाहिए, ये उनका फर्ज है और ये कोई एहसान नहीं है जी। ये फर्ज है ग्रैंड पेरेंट्स का कि जिस चीज को वो अपने तजर्बे से अच्छा बेहतरीन समझ चुके हैं, वो अब अगली नस्ल को ये तोहफा दे के जाएं जी। बिल्कुल जी, जबरदस्त। जब नाज़रीन ख्वाब बड़े हों, जब आपने नस्ल को किसी मुकाम तक लेकर जाना हो ना, तो फिर ये मैटर नहीं करती चीज़ कि ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है, ये वो सिखाएगी, ये वो सिखाएगी। मैंने भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में आंख खोली और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चचियाँ भी सिखा रही हैं, मेरी ताई अम्मा, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। उन्होंने बैठने उठने के तरीके सलीके हमें सिखाए कि बेटी को ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए, इतनी नफासत से बोलना चाहिए। ये ताई अम्मा सिखा रही जी, तो उन्होंने सिखाया ना, यानी सब मिलजुल के सिखा रहे हैं। तो यही जो मिलजुल के पहले रहा करते थे, उन्होंने ही ये खूबसूरत नस्लें तैयार की हैं। और हम ये इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस पर बात करते रहेंगे कि किस तरह से अब भी हम बिगड़ी हुई नस्ल को बचा सकते हैं। यानी अब भी वक्त गुजरा नहीं है, इधर से ही दोबारा शुरुआत की जा सकती हैं। हमारे साथ ही रहिएगा, मज़ीद बात होगी। अभी वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ooh.
वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारी गुफ्तगू आखिरी मराहल तक पहुंच चुकी है और ये वो मरहला है जहां पर हम अब सलूशन पे बात करेंगे। जैसे कि सिंगल मदर है सोसाइटी में, उसको कम ही डिस्कस किया जाता है, उस पर काफ़ी सारे बर्डन्स हैं। उसने अपने काम को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, तो वो किस तरह से मोहब्बत भरा रिश्ता अपने बच्चे के साथ कायम रख सकती है। क्वालिटी टाइम, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले भी इस बारे में बात हो रही थी कि आप थोड़ा टाइम भी अगर स्पेंड कर रहे हैं लेकिन वो क्वालिटी वाला टाइम हो, आप उसमें अपने बच्चे के साथ बिल्कुल क्लोज रहें, उसको सिखाने की कोशिश करें। और फिर एक बार इधर मिसाल हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की आती है कि वो अपने बच्चे के साथ उस जगह पे अकेली थी जहाँ पर ना खाना था, ना पानी था, ना कोई साथ संभालने वाला था, लेकिन उनका क्योंकि तवक्कल अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर स्ट्रॉन्ग था और उन्होंने अपने बच्चे को पूरी तवज्जो दी उस वक्त। बेशक वो सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगा रही थी, तो बीच में वो तेज़ भागती थी जहाँ से उनको अपना बच्चा नज़र आए। जी जी। तो ये वो मोहब्बत भरा रिश्ता है कि जो सिंगल पेरेंट भी हो उसका और अपने बच्चे के साथ जो रिश्ता होता है वो हमेशा मोहब्बत भरा ही होता है। लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसपे फिर वो औरत जो है वो फंस के रह जाती है। लेकिन जो सिंगल पेरेंट है उनको ये बात सबसे पहले रखनी चाहिए कि मैं जो भी कर रही होंगी ना वो अपनी ऑफ स्प्रिंग्स के लिए ही कर रही होंगी। और हम इस दुनिया में जो सबसे बड़ा इनाम है ना, जिसको हमारे जाने के बाद भी जो हमारे लिए सदका जारिया बन सकता है, एक तो हमारा किया हुआ अमल है और एक ये भी है कि हमारी औलाद जो पीछे हमारे लिए सदका जारिया होगी। तो जितना मोहब्बत का रिश्ता एक सिंगल पेरेंट हो या जो दोनों पेरेंट्स हों वो कर सकें तो वो बेस्ट है। और वो इस तरह ही कर सकती हैं कि क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करें उसके साथ। जी अनीता साहिबा, अब यही अगर इसी से ही कंटिन्यू किया जाए, अब सिंगल मदर है, बहुत सारे जहनी दबाव से वो गुजर रही है, तो वो अपने बच्चे को जहनी दबाव से कैसे निकालेगी? देखें, आपने शॉक एब्जॉर्बर का नाम सुना होगा, गाड़ियों में लगे होते हैं। जी जी। तो माँ का किरदार जो है ना, वो चाहे वो सिंगल हो या बाप के साथ परवरिश करी हो जी, तो उसका सबसे बड़ा किरदार जो है ना वो शॉक एब्जॉर्बर का ही है कि वो बच्चे तक वो दबाव आने ही नहीं देती। आप देखें, वर्किंग वुमेन की भी बात कर लें और सिंगल पेरेंट की भी बात कर लें, तो माँ जैसे ही घर में दाखिल होगी ना वो अपना सारा स्ट्रेस वो बाहर छोड़ाती है। ठीक है, यहाँ तक कि एक टर्म ये आने लग गई कि गिल्ट वर्किंग वुमेन के अंदर ये पैदा हो जाता है कि वो शायद बेहतर पेरेंट नहीं है। अच्छा, मैं उनको ये तसल्ली देना चाहती हूँ, बल्कि मैं उनको सच्ची बात ये है कि मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर जो है ना वो कर सकती हैं काम, इसलिए कि वो ज़माने के चैलेंजेस को ज़्यादा बेहतर समझती हैं। अभी हम मुसलसल चूँकि मोबाइल को और टेक्नोलॉजी को सारी को मुसलसल बुरा भला कह रहे हैं, तो ऐसे मेरे जहन में ये बात भी आ रही थी कि हदीस कुदसी है कि हम उसको मैं यहाँ पे तसहीह करना चाहूँगी, बुरा भला नहीं कह रहे, मतलब उसके हम भी कह रहे हैं कि उसके जो उसका इस्तेमाल हम गलत कर रहे हैं उसके ऊपर। तो यही मैं बल्कि कहना भी यही चाह रही हूँ कि क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हदीस कुदसी के अल्फाज हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाए हैं कि किसी ज़माने को बुरा नहीं कहो, ज़माना मुझसे। तो ये असल में प्रॉब्लम ये हुई कि हम इस ज़माने की टेक्नोलॉजी के बदलते हुए रुझानात के लिए तैयार नहीं थे। जी ठीक है, हम तैयार नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पे भी मार खाई कि इसका हमने गलत इस्तेमाल किया और बग़ैर तालीम और बग़ैर इल्म के किया, तो जाहिर है कि उसका मिसयूज़ हुआ। और यहाँ पे भी हम जो है ना वो, अगर हमारी ख़वातीन इस वक्त करियर मेकिंग की तरफ जा रही हैं, प्रोफेशनल करियर मेकिंग की तरफ जा रही हैं, तो हमें इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि देयर इज़ नो गिल्ट। अलबत्ता ये कि क्योंकि वो डबल ड्यूटी दे रही हैं, ये सिंगल पेरेंट की सूरत में हो या वर्किंग वुमेन की सूरत में हो, तो वो क्वालिटी टाइम के थ्रू भी इसको हल कर सकती हैं और उनके पास ज़्यादा ब्रॉड विजन है, वो बाहर के चैलेंजेस को ज़्यादा बेहतर समझती हैं जो घर में रहने वाली माँ है उसकी निस्बत, और उसके पास ज़्यादा एक्यूरेट वेपन्स हैं बच्चों को की दुरुस्तगी के लिए। नहीं, वेपन्स मीन्स कि उसके पास ज़्यादा अच्छी टेक्निक्स होनी चाहिए हैं। ठीक है, अलबत्ता उस माँ को अपनी ज़हनी सेहत के ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसमें ये वाला पॉइंट जो मैं बार बार शुरू से दोहरा रही हूँ कि अगर सोसाइटी इसको बहुत अप्रिशिएट करती है मदरहुड को जी, तो माँ की ये ज़हनी सेहत जो है ना वो बहुत बरकरार रहेगी, उसकी स्ट्रेस जो है वो रिलीज होती रहती है। देखिए एप्रिसिएशन जो है ना वो शुरू से आखिर तक इंसान की ज़रूरत है, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक एप्रिसिएशन जो है ना वो इंसान की ज़रूरत है। और अगर मदरहुड को अप्रिशिएट करना है सही मानों में और उसके साथ कोऑपरेशन करनी है तो अप्रिसिएशन खाली जुबानी नहीं होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए पूरे माहौल की। तो आप यकीन करें कि जो हमारी वर्किंग वुमेन हो या सिंगल पेरेंट हो, वैसे तो अगर सही इस्लामी निज़ाम हो तो सिंगल पेरेंट कोई हो ही नहीं सकता, यानी सिंगल पेरेंट होगी तो साथ ही उसके वारिस जो हैं वो शरीक होंगे बच्चे की परवरिश के अंदर, बच्चे की तरबियत के अंदर। तो उस सिंगल लोड लेने की उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हम बदकिस्मती से अभी इस्लामी निज़ाम से बहुत दूर हैं तो हमारी सिंगल पेरेंट को ये लोड लेना पड़ता है। तो उसमें ये कि उसको बहरहाल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए, उसको इतना ज़्यादा उसको कोऑपरेशन किया जाए, उसके साथ कोऑपरेट किया जाए जहाँ तक मुमकिन हो सके, और ये कि उसकी जहनी सेहत के लिए उसको कम से कम चैलेंजेस दिए जाएं। तो इंशाल्लाह ये मिलजुल के पूरा मुआशरा जो है वो पूरा घर, पूरा ख़ानदान और पूरा मुआशरा इस चैलेंज से बहुत सुकून से गुजर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो मदर्स हैं जो एहसास जुर्म में, इस ट्रॉमा में चली गई हैं, वो इससे बाहर कैसे अब निकल सकती हैं? जैसे हमने पहले भी बात की कि देयर इज़ नेवर लेट, कभी भी लेट नहीं है कि जब आपको ये समझ आ जाए कि अब मुझे इसकी तरबियत की ज़रूरत है। सबसे पहले तो सपोर्ट सर्कल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में भी कहा गया है कि अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया कि मैंने तुम्हें ट्राइब्स में पैदा किया ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको जी। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम शायद अच्छी पेरेंट नहीं होते लेकिन हम सीख सकते हैं, क्योंकि रोल मॉडल जो पेरेंटिंग है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी को रोल मॉडल देखते हैं कि मैं इस तरह की चीज़ें अपने अंदर डालना चाहता हूँ तो आप उससे सीख सकते हैं। हम लोग का माशरे का ये मसला है कि हम ना अलग से हम चाहते हैं कि हम खुद ही से ठीक हो जाएंगे, खुद ही से सब चीज़ें हो जाएंगी, जबकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें डिफरेंटली समझाया। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें ये कहा कि तुम्हें मैंने ट्राइब्स में इसीलिए पैदा किया ताकि एक दूसरे से अंडरस्टैंड करो, सीखो। तो आप बड़ों से सीखें, हम मशवरे करें। अगर आपसे नहीं हो पा रही पेरेंटिंग तो आप जिस तरह हेल्प लें, जिस तरह भी उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हेल्प इस तरह ली जा सकती है कि आप ग्रैंड पेरेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करें एक पेज पे होते हुए, तो फिर इन चीज़ों से जल्दी निकला जा सकता है। और कभी भी ये ना सोचें कि अब बस चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आप ठीक नहीं हो सकती। आप अल्लाह से दुआ का ताल्लुक़ मजबूत रखें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कौन कहने की बात है। आप अपना ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि जब हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम अपने बच्चे को भी मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जब तक इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता जब तक उसका तवक्कल अल्लाह ताला पे स्ट्रॉन्ग ना हो। जब आपको पता हो ना कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह कुल्ली हाल, तो तब अब हम फिर ये सोचते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कि हर कुव्वत अल्लाह ताला की ही है और वो ही मुझे इस मुश्किल से भी निकालेगा। अगर हम अपने पैगम्बरों को देखें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखें तो उनके तो पेरेंट्स नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग था तो उन्होंने बग़ैर पेरेंट्स के भी सोसाइटी को अपना बेस्ट दिया। तो हम रोल मॉडल के तौर पे अपनी हिस्ट्री से सहाबियात को, अपनी फैमिली से उन लोगों को जिनकी हमें पेरेंटिंग पसंद है, हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल। जी मोहतरमा अनिला साहिबा, आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए बात यही है कि हम जितना ये जो बात हम बार बार कर रहे हैं कि इट्स नेवर टू लेट, और अल्लाह ताला से दुआ का बहुत खूबसूरत पॉइंट रेज किया इन्होंने कि हर चीज़ में मुझे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो जो जब जैसे ही अल्लाह ताला ने उनको ये अता किया कि ये इनामात हैं आपकी उम्मत के लिए, तो साथ ही उन्होंने कहा मेरी औलाद के लिए भी हैं फ़ौरन ही। तो ये कि औलाद के साथ मोहब्बत, औलाद के इनामात, ये तो इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने रखे हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही कुरान में ये कहते हैं कि जब तुम मेरी तरफ बढ़ोगे लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम खुद तुम्हें हिदायत देंगे रास्तों की तरफ, हम खुद रास्ते खोलते हैं। तो ये
बहुत ही खूबसूरत और इम्पॉर्टेंट बात है। अल्लाह ताला खुद रास्ते भी सुझाएंगे, लेकिन हमें पेरेंटिंग की सेशंस को अपने मीडिया के थ्रू, अपने सोशल मीडिया के थ्रू इन हिदायत को बार बार दोहराने की ज़रूरत है। ये वाली चीज़ जो मैं बार बार कह रही हूँ कि मदरहुड की खाली ग्लोरीफाई ना करें, उस पर तराने ना लिखें, भले अफसाने ना लिखें, भले, लेकिन बच्चियों को ये बताएं कि मदरहुड प्रैक्टिकली कितनी इम्पोर्टेंट है और आप कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही हैं। आप जो है वो यू आर अ ह्यूमन मेकर, ठीक है। और जब 3-4 लोग बैठे होते हैं, खवातीन, एक कहती है मैं फला हूँ, मैं ये काम करी हूँ, मैं वो काम करी हूँ, तो जो मेरे जैसी हाउसवाइफ होती है वो बेचारी सर नीचे झुका के कहती है मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउसवाइफ हूँ, तो एक्चुअली वो सबसे बड़ा काम कर रही है। शी इज द फैमिली मेकर। तो ये वाली चीजें हमें अपने माशरे में पूरे फख्र के साथ बयान भी करनी है और इसको फख्र बनाना भी है। जी, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया नीला साहिबा। जी नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होने जा रहा है। आखिरी चंद सेकंड्स बाकी हैं जिसमें हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सबा साहिबा, आपका भी, अनिला आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमने बहुत सारी बातें सीखी हैं। हमने सीखा कि एक माँ जब बच्ची होती है तो उसकी माँ को उसकी कैसे तरबियत करके उसे अगले घर में भेजना है, और उसके बाद वो फिर अपनी नस्ल को कितने सुपरविजन के साथ लेकर आगे बढ़ती है। जब ख्वाब बड़े होंगे ना तो खुद ब खुद नस्लें संवरती चली जाती हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, यहीं से दोबारा शुरुआत हो सकती है। अभी ये मत सोचें कि बच्चा जो है वो अब अडल्ट्री की एज में आ चुका है, चाइल्डहुड से निकल चुका है। अभी भी बच्चे को आप अपने साथ मोहब्बत भरा लम्स देकर, उसके साथ उसको टाइम देकर, स्पेंड करके टाइम, क्वालिटी टाइम देकर अपने साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे। अस्सलाम वालेकुम।